हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर सेशन। जैसा आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर हम आपके CUET एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग सेक्शन को डिस्कस कर रहे हैं और रीजनिंग सेक्शन के अंदर मैं आप सभी के साथ डिस्कस कर रहा हूँ लॉजिकल, एनालिटिकल और जनरल मेंटल एबिलिटी। तो आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं हमारे लॉजिकल रीजनिंग का एक और चैप्टर जिसका नाम है रोज़ एंड रैंकिंग। रोज़ एंड रैंकिंग की अगर मैं बात करूं तो हिंदी में हम इसको क्रम व क्रमांक कहेंगे। क्रम व क्रमांक के अंदर क्या चीज़ होगी, देखिए यहाँ पर जब कभी भी आपसे एक सवाल पूछा जाएगा, एग्जामिनर जब कभी भी आपसे एक सवाल पूछेगा तो वो कुछ इस तरीके से सवाल पूछेगा कि एक व्यक्ति देगा जो कि किसी एक पंक्ति के अंदर बैठा है या किसी एक कक्षा के अंदर है और उसका क्रम आपको देगा। क्रम दे देगा तो आपसे कुल व्यक्तियों की संख्या पूछेगा कि उस पंक्ति में कुल व्यक्ति कितने बैठे हैं या उस कक्षा में कुल व्यक्ति कितने हैं, या फिर आपसे इस तरीके से कि कुल संख्या दे देगा और आपसे व्यक्ति का फिर उस परिस्थिति के हिसाब से क्या क्रम बनता होगा वो आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसका जो कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है, जो मूल सिद्धांत होगा वो कैसे चलेगा कि यहाँ पर हम अलग अलग केस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे केस नंबर 1। केस नंबर 1 में अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मान लीजिए मेरे पास एक पंक्ति है जहाँ पर ए नाम का एक व्यक्ति बैठा है और यहाँ पर ए का बाएं से जो क्रम है, यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन का बायां आपका बायां हाथ होगा, क्वेश्चन का दायां आपका दायां हाथ होगा। जब कभी भी एग्जामिनर आपसे ये कहता है कि एक व्यक्ति का बाएं से क्रम, ठीक है, 10 है मान लीजिए, तो वो आपके बाएं हाथ से बात कर रहा है, आपकी लेफ्ट साइड से बात कर रहा है। ठीक है, अगर एक व्यक्ति का वो कहता है दाएं से क्रम 10 है तो वो आपके दाएं हाथ से बात कर रहा है, आपके राइट हैंड साइड से बात कर रहा है। तो इस वक्त हमसे ये कहा है कि व्यक्ति का बाएं से क्रम 1 है। तो देखिए हमारा बायां हाथ इस तरफ से आ रहा है, लेफ्ट साइड इस तरफ से आ रहा है, तो ये इसका रैंक हो गया। और व्यक्ति का दाएं से जो क्रम है, ठीक है, वो कितना है राइट साइड से, वो हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर कुल व्यक्ति कितने बैठे हैं, टोटल कितने लोग बैठे हैं हम नहीं जानते। यहाँ पर कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं, टोटल कितने बैठे हैं हम नहीं जानते, ठीक है। लेकिन हमसे ये कहा है कि एक व्यक्ति का बाईं साइड से, लेफ्ट साइड से जो रैंक है वो 1 है, तो इसका राइट साइड से रैंक क्या होगा। तो जैसे ही हमें ये नहीं पता कि कुल कितने लोग बैठे हैं, हम कहते हैं कि अगर ठीक है ये आगे से पहले क्रम पे बैठा है, पहली रैंक पे बैठा है, तो पीछे से इसका रैंक जो होना चाहिए वो लास्ट होना चाहिए, ठीक है, आखिरी होना चाहिए। अच्छा, एक और केस लेते हैं। इस केस में हमसे ये कहता है कि हमारे पास एक रो है, एक पंक्ति है जहां पर ए नाम का एक व्यक्ति बैठा है जिसका बाएं से क्रम 2 है, लेफ्ट साइड से इसका रैंक क्या है, सेकंड है। तो राइट साइड से इसका रैंक क्या होगा, इसका दाएं से क्रम क्या होगा। तो आप कहेंगे कि अगर ये लेफ्ट से सेकंड है, बाएं से अगर ये दूसरे स्थान पर बैठा है, तो ये जो पहले स्थान पर व्यक्ति बैठा है लेफ्ट से, वो आखिरी होगा, वो राइट साइड से आखिरी होगा, तो ये राइट साइड से सेकंड लास्ट होगा, क्योंकि टोटल तो हम जानते नहीं हैं। अब यहाँ पर इन दोनों केसेस को अगर हम ध्यान से देखें तो इन केसेस से मुझे एक चीज़ समझ में आ गई, वो ये समझ में आ गई कि यहाँ पर जब कभी भी किसी भी व्यक्ति की बात हुई, देखिए दोनों केस को ध्यान से देखिए, तो जब कभी भी किसी भी व्यक्ति की बात हुई तो उस व्यक्ति के साथ हमेशा 2 रैंक जुड़े हुए थे, उस पर्सन के साथ हमेशा 2 रैंक जुड़े हुए थे, एक लेफ्ट साइड से रैंक बाएं से क्रम और एक राइट साइड से रैंक दाएं से क्रम, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि रैंकिंग में जब कभी भी एक पर्सन की बात होगी उसके साथ हमेशा 2 रैंक जुड़े होंगे, एक लेफ्ट से रैंक, एक राइट से रैंक, बाएं से और दाएं से, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ नोटिस करने वाली ये थी कि जब कभी भी मैंने आपको रैंक दिया, मैंने जब कभी भी लेफ्ट साइड से बाईं तरफ से आपको रैंक दिया, तो मैंने व्यक्ति का एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू रैंक दिया, मैंने आपको संख्या में उसका रैंक बताया कि उसका रैंक 1 है या फिर 2 है। लेकिन जब कभी भी आपने मुझे रैंक बताने की कोशिश करी राइट साइड से, दाएं से जब कभी भी आपने मुझे रैंक बताने की कोशिश करी, तो आपने रैंक एक जनरल वैल्यू बताई, आपने एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं बताई, आपने जनरल वैल्यू बताई कि उसका रैंक लास्ट है, सेकंड लास्ट है, आखिरी है, आखिरी से दूसरा है। आप मुझे एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू क्यों नहीं बता पाए, क्योंकि मैंने आपको टोटल नहीं बताया था। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको टोटल बता देता कि यहाँ पर 25 लोग बैठे हैं, तो अब आप मुझे न्यूमेरिकल वैल्यू रैंक बता देते कि अगर टोटल 25 लोग हैं इस रो में, जहाँ पर ए का रैंक जो है वो आगे से पहला है, तो पीछे से इसका रैंक क्या हो जाएगा, आखिरी, यानी कि 25। और यहाँ पर अगर ए का रैंक
आगे से दूसरा है तो पीछे से इसका रैंक आखिरी से एक कम हो जाएगा 24। ठीक है, तो अब देखिए आप मुझे एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू क्यों बता पाए, क्योंकि आपको टोटल बता दिया। तो यही करता है एग्जामिनर, कभी टोटल दे देता है, कभी हमें जो है वो लेफ्ट से रैंक दे देगा, राइट से रैंक दे देगा तो टोटल पूछेगा, कभी टोटल दे देगा, ठीक है, एक तरफ से रैंक दे देगा तो दूसरी तरफ से रैंक बताएगा। तो यहाँ पर किसी भी केस को सॉल्व करने के लिए हम जो फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे वो फॉर्मूला होगा टी इक्वल्स टू एल प्लस आर माइनस वन, जहां पर टी का मतलब हो गया टोटल कुल व्यक्तियों की संख्या, एल हो गया रैंक फ्रॉम लेफ्ट बाएं से क्रम, आर हो गया रैंक फ्रॉम राइट दाएं से क्रम, और माइनस वन जो है वो इंटीजर वैल्यू है तो वो कांस्टेंट रहेगी पूरे फार्मूले में, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है तो वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो इस फार्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे टोटल इक्वल्स टू एल प्लस आर माइनस वन, जहाँ पर एल होगा रैंक फ्रॉम लेफ्ट बाएं से क्रम, आर होगा रैंक फ्रॉम राइट दाएं से क्रम, और माइनस वन कॉन्स्टेंट वैल्यू है। तो अब आप देख सकते हैं कि एक तीन वेरिएबल फार्मूला है। वेरिएबल क्या होता है? एक ऐसा फंक्शन जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। यहाँ पर देखिए टोटल कुछ भी हो सकता है, टोटल तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, लेफ्ट से रैंक कुछ भी दे सकता है एग्जामिनर, राइट से रैंक एग्जामिनर कुछ भी दे सकता है। तो जाहिर सी बात है ये तीन वेरिएबल का फॉर्मूला है, जिसमें से आपको किसी भी दो वेरिएबल की वैल्यू दे दी जाए तो आप तीसरे की वैल्यू बता सकते हैं। जैसे कि ऊपर के दो केसेस में देखिए, जब मैंने आपको टोटल बता दिया, लेफ्ट से रैंक बता दिया, तो आप राइट से रैंक बता पाए थे, आप आराम से राइट से रैंक बता दिए थे। ठीक है, तो इस तरीके से ही एग्जामिनर करता है कि कभी आपको टोटल दे देगा, लेफ्ट से रैंक दे देगा, राइट से रैंक पूछेगा, कभी आपको लेफ्ट राइट से रैंक देके टोटल पूछेगा। ठीक है, कभी टोटल और राइट से रैंक देके लेफ्ट से रैंक पूछेगा। तो अलग अलग केसेस यहाँ पे बनते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या केसेस बनते हैं और कैसे एग्जामिनर हमसे सवाल पूछता है। जैसे कि हम देखेंगे केस नंबर वन। केस नंबर वन हमसे ये कहता है कि मान लीजिए हमारे पास एक रो है, इस रो में ए नाम का एक व्यक्ति बैठा है जिसका बाएं से क्रम है 10 और दाएं से क्रम है 15। इसका लेफ्ट से रैंक है 10th और राइट से रैंक है 15th। और हमसे बोला है कि बताइए यहाँ पर टोटल कितने लोग बैठे हैं, कुल कितने लोग बैठे हैं। ठीक है, तो टोटल का हम फॉर्मूला यूज करेंगे, टोटल इक्वल्स टू एल प्लस आर माइनस वन। एल क्या होता है? लेफ्ट से रैंक, बाएं से क्रम, बाएं से क्रम कितना है 10। आर क्या होता है? राइट से रैंक, दाएं से क्रम, दाएं से रैंक कितना है 15, माइनस एक कितना हो गया 25, माइनस एक 24। तो यहाँ पर टोटल कितने लोग बैठे हैं? 24। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखिए, आपने इस फार्मूले का इस्तेमाल किया, जैसे ही आपको उसने लेफ्ट से रैंक दिया, राइट से रैंक दिया, आप टोटल बता पाए। ठीक है, फॉर्मूले में रख के अब हमने कहा कि यहाँ पर हम लॉजिकल रीजनिंग पढ़ रहे हैं, यानी कि क्वेश्चन को सॉल्व करने का लॉजिक भी होना चाहिए। तो आप देखिए, अगर इस क्वेश्चन में बाई चांस मान लीजिए मैं फॉर्मूला भूल जाता हूँ, ठीक है, एग्ज़ाम के प्रेशर में, तो मैं लॉजिकली भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकूँ, ऐसा कोई तरीका मेरे पास होना चाहिए। तो देखिए लॉजिकली आप कैसे सॉल्व करेंगे। आपको सवाल में ये दे रखा है कि ए का बाएं से क्रम लेफ्ट से रैंक है 10 और ए का दाएं से क्रम राइट से रैंक है 15। अब हमें बताना है कि यहाँ पर कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं, टोटल कितने लोग हैं। तो देखिए अगर ए का लेफ्ट से रैंक 10th है तो ए के लेफ्ट में बाईं तरफ कितने लोग बैठे होंगे? तो आप कहेंगे ए के बाईं तरफ 9 लोग बैठे होंगे, तभी इसका लेफ्ट से रैंक जो होगा वो 10th होगा। इसके लेफ्ट में 9 लोग बैठे होने चाहिए। अच्छा, ए का राइट से रैंक 15 है तो ए के राइट में कितने लोग बैठे होने चाहिए? तो आप कहेंगे ए के राइट में जो हैं वो 14 लोग बैठे होने चाहिए। ठीक है, ए के राइट में 14 लोग बैठे होने चाहिए, तभी ये राइट से 15th होगा। इसके दाईं तरफ 14 लोग होने चाहिए। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं, देखिए आगे की तरफ मतलब लेफ्ट होता है, पीछे की तरफ मतलब राइट होता है। ठीक है, तो ए के आगे और पीछे मिलाकर, लेफ्ट और राइट में मिलाकर कितने लोग बैठे हैं? तो आप कहेंगे 9 + 14। और ए खुद भी बैठा है तो उसके लिए +1 और होगा, क्योंकि वो खुद भी बैठा है। इन तीनों को जोड़ दीजिए, 9 + 14 23 +1 24। टोटल यहाँ पर कितने लोग बैठे हैं? 20। तो ये आपने लॉजिकली निकाल दिया। अब देखिए यहाँ पर +1 था, यहाँ पर -1 था। अब ये तो समझ में आ गया कि यहाँ पर +1 क्यों किया,
यहाँ पर +1 इसलिए किया क्योंकि ए को नहीं ऐड किया था हमने, उसके आगे के लोग जोड़े, पीछे के लोग जोड़े, लेकिन इसको नहीं जोड़ा था, तो ए के लिए एक जोड़ दिया गया क्योंकि एक पर्सन था। अब यहाँ पर अगर इस फॉर्मूले में लौटूं तो इस फॉर्मूले में हमने -1 क्यों किया, -1 कब करना है और -1 कब नहीं करना है, अब ये सवाल मेरे दिमाग में आ रहे हैं। तो चलिए उन सवालों के आपके आंसर करते हैं। आपने यहाँ पर -1 क्यों किया, आपका पहला सवाल ये है, तो उसका जवाब देते हैं। देखिए, अगर मैं इस रो में आपसे ये पूछता कि ए नाम के कितने लोग हैं, तो आप मुझे क्या जवाब देते कि ए नाम से कितने लोग बैठे हैं इस रो में, केवल एक आदमी बैठा है। लेकिन जब मैं टोटल काउंट कर रहा था तो मैंने ए की काउंटिंग कितनी बार की, मैंने ए की काउंटिंग 2 बार करी, एक बार लेफ्ट साइड से 10th प्लेस पे और एक बार राइट साइड से 15th प्लेस पे। तो क्योंकि ए केवल एक सिंगल आदमी है जिसकी काउंटिंग मैं टोटल में 2 बार कर रहा हूं, तो जाहिर सी बात है उसके लिए -1 करना पड़ेगा। ठीक है, इस केस में इसके लिए -1 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्योंकि एक ही पर्सन की 2 बार काउंटिंग हुई, इसलिए हमने उसके लिए -1 किया। अब यहाँ पर देखें तो अब ये कंक्लूजन निकलता है कि किसी भी पर्सन की अगर 2 बार काउंटिंग नहीं हुई तो फिर सर उसके लिए -1 नहीं करेंगे, है ना। ये कंक्लूजन हम बना सकते हैं क्योंकि यहाँ पर एक ही पर्सन की 2 बार काउंटिंग करी, इसलिए -1 किया। तो अगली बार अगर हम एक 2 बार काउंटिंग नहीं करेंगे तो हम -1 नहीं करेंगे। ठीक है, हम केवल लेफ्ट और राइट का रैंक जोड़ेंगे और वही बनाता है आपका केस नंबर 2। यही बनाता है आपका केस नंबर 2। केस नंबर 2 आपसे ये कहता है कि मान लीजिए एक रो है जहां पर 2 लोग बैठे हैं। ए का लेफ्ट से रैंक है 10th और बी का राइट से रैंक है 12th। अब आपसे कहता है कि बताइए यहाँ पर टोटल कितने लोग होंगे, तो टोटल का हम फॉर्मूला देखें तो टोटल इक्वल्स टू L+R-1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ए का लेफ्ट से रैंक बाएं से क्रम क्या है, 10, तो हमने रख दिया 10। ठीक है, बी का यहाँ पर दाएं से क्रम राइट से रैंक क्या है, 12, तो हमने रख दिया 12। अब देखिए क्या किसी भी पर्सन की 2 बार काउंटिंग करी, किसी भी पर्सन की 2 बार काउंटिंग करी, ए को केवल एक बार गिना 10th प्लेस पे, बी को केवल एक बार गिना 12th प्लेस पे, क्या किसी भी पर्सन को 2 बार काउंट किया है, नहीं। तो क्योंकि यहाँ पर किसी भी पर्सन को 2 बार काउंट नहीं किया, ठीक है, यहाँ पर किसी भी पर्सन को 2 बार काउंट नहीं किया है हमने, तो क्या यहाँ पर -1 करने की जरूरत है, नहीं। तो यहाँ पर हम -1 नहीं करेंगे, तो यहाँ पर हमारा इक्वेशन क्या बन गया, 10 + 12 22। टोटल कितने लोग बैठे हैं, 22। लेकिन लेकिन अगर मैं आपसे ये कहता, अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, अगर मैं आपसे ये कहता कि मान लीजिए ए और बी के बीच में कोई एक पर्सन बैठा है, तो अब देखिए पहले तो मुझे ये बता दीजिए कि अगर ए लेफ्ट साइड से, ए का रैंक 10th है, तो ए के लेफ्ट में कितने लोग बैठे होने चाहिए, 9 लोग बैठे होने चाहिए। तभी तो ए का लेफ्ट से रैंक 10th होगा, बाईं तरफ से रैंक 10th होगा जब इसके बाईं तरफ 9 लोग बैठे हों। और बी का अगर दाएं से क्रम राइट से रैंक अगर 12th है, तो बी के राइट में कितने लोग बैठे होने चाहिए, तो आप कहेंगे बी के राइट में 11 लोग बैठे होने चाहिए, तभी तो इसके राइट से रैंक 12th होगा। ठीक है, तो अब मान लीजिए अगर ए और बी के बीच में कोई एक आदमी बैठा है, तो ए का बाईं तरफ से लेफ्ट साइड से नया रैंक क्या होगा, वो तो अभी भी 10 रहेगा, वो तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि ए का तो लेफ्ट से रैंक तब बदलेगा ना सर जब इन 9 लोगों में से कोई उठकर चला जाए, या तो इन 9 लोगों में कोई एक्स्ट्रा आकर बैठ जाए। तो यहाँ तो लेफ्ट साइड में अभी भी 9 के 9 लोग फिक्स हैं, तो इसका तो लेफ्ट से रैंक 10 ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। अच्छा, बी का राइट से रैंक नया क्या होगा इस पर्सन के आते ही, वो अभी भी 12 ही रहेगा। क्यों, क्योंकि बी का रैंक तो तब बदलेगा सर जब इन 11 में से कोई उठकर चला जाए या इन 11 में कोई एक्स्ट्रा आकर बैठ जाए। तो यहाँ तो अभी भी 11 के 11 फिक्स हैं, कोई एक्स्ट्रा नहीं आया, कोई उठकर नहीं गया, तो इसका तो राइट से रैंक अभी भी 12 रहेगा। लेकिन अब टोटल बदल जाएगा, क्योंकि 10 + 12 22 तो हो गए, लेकिन ये एक और पर्सन एक्स्ट्रा आ गया, तो अब टोटल हो गया 23। 23, मान लो इनके बीच में 4 लोग बैठे हैं, तो ए का लेफ्ट से नया रैंक, उसका बाएं से नया रैंक, वो तो अभी भी 10 ही रहेगा, 10 ही रहेगा, वो तो बदलेगा नहीं। बी का राइट से नया रैंक, वो तो अभी भी 12 रहेगा, वो तो बदलेगा नहीं दाएं से रैंक। लेकिन अब टोटल बदल जाएगा, अब टोटल 22 + 4 26 हो जाएगा, टोटल बदल गया। मान लो इनके बीच में 4 नहीं 400 लोग बैठे हैं, क्या ए का बाईं तरफ से रैंक बदलेगा, लेफ्ट से रैंक, नहीं। क्या बी का दाईं तरफ से राइट से रैंक बदलेगा, नहीं। ठीक है, लेकिन टोटल बदल जाएगा, टोटल बदल जाएगा।
राइट। तो टोटल किस बात पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पर टोटल हर बार किस बात से चेंज हो जाता है? टोटल इस बात से चेंज हो जाता है कि ए और बी के बीच में कितने बैठे हैं। टोटल हमेशा इस बात पर चेंज हो जा रहा है कि ए और बी के बीच में कितने बैठे हैं। और अभी तक का ये जो सवाल था, जहां पर मैंने आपसे सिर्फ इतना सा कहा कि ए का बाएं से रैंक, लेफ्ट से रैंक है 10, बी का राइट से रैंक, दाएं से रैंक है 12। तो बताइए यहाँ पर टोटल कितने लोग बैठे हैं? मैंने आपको क्वेश्चन में ये तो बताया नहीं कि ए और बी के बीच में कितने बैठे हैं। तो क्योंकि आपको यहाँ पर ये नहीं बताया कि ए और बी के बीच में कितने बैठे हैं, आपका आंसर इस केस में क्या हो गया? कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि हमें ये नहीं बताया कि ए और बी के बीच में कितने बैठे हैं। मतलब ये वाला जो फॉर्मूला था ये फेल हो गया, ये वाला फॉर्मूला फेल हो गया। क्योंकि ये फॉर्मूला आप कब यूज करते हैं? जब सेम पर्सन का, ठीक है, एक ही व्यक्ति का हमें दोनों तरफ से रैंक पता हो, एक ही व्यक्ति का हमें दोनों तरफ से रैंक पता हो, तब हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए ए एक अकेला व्यक्ति था जिसका लेफ्ट से भी रैंक पता था, राइट से भी रैंक पता था, इसलिए हम इस फॉर्मूले को यूज कर पाए। ठीक है, ए का हमें दोनों तरफ से रैंक पता था। आप ऐसे ध्यान में रखिए, जब एक ही इंसान का दोनों तरफ से रैंक पता होगा, लेफ्ट से भी राइट से भी, तभी हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ए का लेफ्ट से तो रैंक पता है लेकिन राइट से नहीं पता, बी का राइट से तो पता है लेकिन लेफ्ट से नहीं पता। तो क्योंकि एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से रैंक नहीं पता था, इसलिए हम इस फॉर्मूले को नहीं लगा पाए। अब केस नंबर 2 से डायरेक्टली आपके एग्जाम में तो सवाल नहीं पूछा जाता है, लेकिन केस नंबर 2 समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे के जो भी केस रहेंगे 3 4 5, वो केस नंबर 2 का एक्सटेंशन है, वो केस नंबर 2 से ही बनाए गए हैं। तो वो आपको तब तक कंफ्यूजन रहेगा उनके अंदर जब तक केस नंबर 2 क्लियर नहीं होता। तो एक बात ध्यान में रखिए, जब तक आपको ऐसे एक रो में दो लोग बैठा देगा, एक का लेफ्ट से दे दिया रैंक, एक का राइट से दे दिया, और ये नहीं बताएगा कि उनके बीच में कितने बैठे हैं, आपका आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड रहेगा। क्योंकि इस फॉर्मूले का इस्तेमाल टोटल इक्वल्स टू एल प्लस आर माइनस वन आप तभी यूज कर पाएंगे जब आपको सेम पर्सन का, एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से रैंक पता हो। ठीक है, तो अब इसी का ही एक्सटेंशन जैसा मैंने कहा होता है केस नंबर 3। तो जरा केस नंबर 3 समझते हैं। अगर केस नंबर 2 में डाउट है तो वो अब क्लियर हो जाएगा केस नंबर 3 समझते ही। ठीक है, अगर मान लीजिए अभी भी 10-20% आपको डाउट रह गया है केस नंबर 2 में, तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। केस नंबर 3 जैसे ही आप समझेंगे, आपको केस नंबर 2 अपने आप क्लियर हो जाएगा। देखिए, अब केस नंबर 3 जैसा मैंने कहा कि केस नंबर 2 का एक्सटेंशन ही है, तो यहाँ पर वैल्यूज मैं सेम रखता हूँ। ए का बाएं से क्रम है 10, लेफ्ट से रैंक है 10, और इसका दाएं से क्रम है 15, राइट से रैंक है 15। तो अगर ए का लेफ्ट से रैंक है 10, तो ए के लेफ्ट में कितने लोग बैठे होने चाहिए? 9 लोग बैठे होने चाहिए। और इसका राइट से रैंक अगर 15 है, तो इसके राइट में कितने लोग बैठे होने चाहिए? सॉरी, इसका राइट से रैंक हमने 12 लिया था ना पिछले केस में, तो हम 12 ही रखेंगे यहाँ पर। वैल्यू सेम रखते हैं, वैल्यू नहीं बदलेंगे। तो अगर इसका राइट से रैंक 12 है, दाएं से क्रम 12 है, तो इसके राइट में कितने बैठे होने चाहिए? 11 लोग बैठे होने चाहिए। ठीक है, इसके राइट में 11 लोग बैठे होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ कि इसके राइट में 11 लोग बैठे हैं, ठीक है, और इसके लेफ्ट में 9 लोग बैठे हैं, और सवाल मुझसे ये कहता है कि ए का लेफ्ट से रैंक है 10 और राइट से रैंक है 12, टोटल क्या होगा जब इनके बीच में 7 लोग बैठे हों? ठीक है, क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि ए का लेफ्ट से रैंक है 10, बी का राइट से रैंक है 12, टोटल क्या होगा इस रो का जब दोनों के बीच में 7 लोग बैठे हों? तो अब देखिए, अगर मैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, फार्मूले से सॉल्व करूं, तो फार्मूला तो क्या है मेरा? टोटल इक्वल्स टू एल प्लस आर माइनस वन। ठीक है, दाएं से क्रम प्लस बाएं से क्रम माइनस एक, या बायां दायां कह लीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि बाएं से क्रम प्लस दाएं से क्रम। ठीक है, ऑर्डर वो मैटर नहीं करेगा एडिशन में। ठीक है, 4 प्लस 3 भी 7 होता है, 3 प्लस 4 भी 7 होता है, तो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब देखिए,
यहाँ पर अगर मैं देखूं कि ये फॉर्मूला तो मैं तब अप्लाई कर सकता हूं जब एक ही पर्सन का दोनों साइड से रैंक पता हो। अब ए का लेफ्ट से रैंक पता है लेकिन राइट से रैंक नहीं पता है, ठीक है, और बी का राइट से रैंक पता है लेकिन लेफ्ट से रैंक नहीं पता है। तो अब हम क्या करते हैं कि बी का लेफ्ट से रैंक निकाल लेते हैं, ठीक है। आप ए का राइट से भी निकाल सकते हैं, सेम प्रोसेस रहेगा, बी का लेफ्ट से सीखे कैसे निकलेगा। तो अगर मुझे बी का लेफ्ट से बाएं से क्रम निकालना है तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि ए के रिस्पेक्ट में बी कौन सी प्लेस पर बैठा है, ए के रिस्पेक्ट में बी कौन सी प्लेस पर बैठा है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो ए और बी के बीच में अगर 7 लोग बैठे हैं तो ये ए से 8वीं प्लेस पर बैठा होगा, बी जो है वो ए से 8वीं प्लेस पर बैठा होगा, क्योंकि ए और बी के बीच में 7 लोग बैठे हैं तो इसकी प्लेस एक ज्यादा होगी। तो अगर बी ए से 8वीं प्लेस पर बैठा है तो ए के रैंक में बी का प्लेस वैल्यू, ठीक है, वो जोड़ दीजिए। 10 + 8 कितना हो गया, 18, 18, ठीक है। ए के संबंध में बी जो है वो 8वें स्थान पर बैठा है, क्योंकि बीच में 7 लोग बैठे हैं तो ये 8वें स्थान पर होगा। तो ए के क्रम में बी का स्थानीय मान जोड़ दीजिए, 10 + 8, 18 हो गया, ठीक है। तो बी का अब आपको दोनों तरफ से रैंक मिल गया। बी का बाएं से रैंक कितना है, 18, दाएं से रैंक कितना है, 12, एक सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, एक घटा दीजिए इसमें से। लेफ्ट से रैंक 18, राइट से रैंक 12, कितना हो गया टोटल, 20। टोटल कितना हो गया, 20, ठीक है। ये तो बात हुई फार्मूले की। अब जरा लॉजिकली इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो लॉजिकली देखिए मैं इस सवाल को कैसे सॉल्व करता, लॉजिकली मैं इस सवाल को कैसे सॉल्व करता कि अगर मैं लेफ्ट साइड से एक एक व्यक्ति को बिठाता बिठाता हूँ, लेफ्ट साइड से अगर मैं एक एक व्यक्ति को बिठाता बिठाता हूँ तो जहाँ पर ए बैठा है यहाँ तक ये 10 लोग बैठ गए होंगे। अगर मैं लेफ्ट साइड से एक एक व्यक्ति बिठाता बिठाता हूँ जहाँ पर ए बैठा है यहाँ तक 10 लोग बैठ गए होंगे, क्योंकि ए का रैंक 10 है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड से 10 लोग बैठ गए। राइट साइड से अगर मैं एक एक व्यक्ति को बिठाता बिठाता हूँ तो जहाँ पर बी बैठा है 12 लोग बैठ गए होंगे, ठीक है। जहां पर बी बैठा है यहां तक 12 लोग बैठ गए होंगे, राइट साइड से एक एक व्यक्ति बिठाते बिठाते आने पर, ठीक है। तो राइट साइड से 12 लोग बैठ गए। अब देखिए लेफ्ट साइड से लोग बिठा दिए, ठीक है, लेफ्ट साइड से लोग बिठा दिए, राइट साइड से लोग बिठा दिए, दोनों के बीच के बच गए। यहाँ पर ये दोनों के बीच के बच गए हैं। अब तो बीच में 7 लोग और बैठे हैं, इनको भी जोड़ दीजिए, टोटल कितना आ रहा है, 29। तो ये लॉजिकली हो गया टोटल। क्या आपने लेफ्ट साइड से सभी लोगों को जोड़ दिया, राइट साइड के सभी लोगों को जोड़ दिया और बीच में बैठे लोगों को जोड़ दिया। अब देखिए आप खुद डिसाइड करिए कि केस नंबर 3 की जब बात हो तो केस नंबर 3 में लॉजिक ज़्यादा आसान है कि फॉर्मूला, आप खुद डिसाइड करिए, आप लॉजिक ही कहेंगे। और केस नंबर 1 की बात हो तो केस नंबर 1 में लॉजिक ज़्यादा आसान है कि फॉर्मूला, आप कहेंगे फॉर्मूला ज़्यादा आसान है। तो आपको एग्जाम में जो आसान तरीका हो वो लेके चलना है। तो मैं आपसे कहूंगा कि आप दोनों याद रखें, फॉर्मूला भी याद रखें, लॉजिक भी याद रखें, ठीक है। फॉर्मूले से आपका केस नंबर 1 ज़्यादा आसान पड़ रहा है, लॉजिक से आपका केस नंबर 3 ज़्यादा आसान पड़ रहा है। तो केस नंबर 3 पे सवाल पूछा तो हम लॉजिक से कर देंगे, केस नंबर 1 पे सवाल पूछा तो हम फॉर्मूले से कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, एग्जामिनर कुछ आपको शब्द देता है, उन शब्दों का अर्थ क्या होता है, ये पर्यायवाची शब्द होते हैं जो कि वो यूज करता है। तो लेफ्ट के लिए, बाएं के लिए क्या क्या पर्यायवाची शब्द यूज कर सकता है वो लिख लीजिए। पहला शब्द हो गया उसमें टॉप, ऊपर से, ठीक है। दूसरा हो गया फ्रंट, आगे से। तीसरा हो गया स्टार्ट, शुरुआत से। फिर चौथा हो गया बिगिनिंग, प्रारंभ से, ठीक है। ये लिख लीजिए। और एक और लिख लीजिए अहेड, ठीक है। अहेड का मतलब आगे ही होता है, ठीक है। ये अहेड अंग्रेजी में मैं बता रहा हूँ, बाकी तो ये आगे ही रहेगा इसका हिंदी। तो अगर कोई मान लीजिए इन सवालों को अंग्रेजी में पढ़ना चाहता है तो उसके लिए ये
मैं बता रहा हूँ। फिर लिखिए एग्जामिनर राइट, दाएं की जगह पर क्या क्या शब्द इस्तेमाल कर सकता है जिनका मतलब दाएं ही होता है। उसमें पहला लिखिए बॉटम, नीचे से। दूसरा लिखिए बैक, पीछे से। तीसरा लिखिए एंड, अंत से। चौथा लिखिए लास्ट, आखिर से। और एक और लिख दीजिए बिहाइंड। ठीक है, ये अंग्रेजी में, इसका भी मतलब पीछे ही रहेगा। ठीक है, तो हिंदी में कोई दिक्कत नहीं है, बट कोई अगर इसको अंग्रेजी में पढ़े, इंग्लिश में पढ़े, तो उसको समझ में आना चाहिए कि अहेड और बिहाइंड का इस्तेमाल जो है वो आगे और पीछे कहने के लिए ही करता है, तो अंग्रेजी में एक शब्द आपके लिए और जुड़ जाता है। ठीक है, तो अगर एग्जामिनर कभी भी इन शब्दों का इस्तेमाल करता है कि मान लीजिए ए का 10वां, ए का ऊपर से रैंक 10 है, या ए का आगे से रैंक 10 है, ए का शुरुआत से रैंक 10 है, ए का प्रारंभ से रैंक 10 है, मतलब वो रैंक फ्रॉम लेफ्ट से बात कर रहा है, बाएं से क्रम की बात कर रहा है कि ए का रैंक 10 टॉप से 10th है। ठीक है, फ्रंट से 10th है, स्टार्ट से 10th है, या बिगनिंग से 10th है, तो उसका मतलब वो रैंक फ्रॉम लेफ्ट से बात कर रहा है। अगर एग्जामिनर कहता है कि ए का, ठीक है, बॉटम से रैंक 10th है, बैक से रैंक 10th है, एंड से रैंक 10th है, या लास्ट से रैंक 10th है, मतलब वो रैंक फ्रॉम राइट से बात कर रहा है कि ए का 10वां रैंक नीचे, ए का नीचे से 10वां रैंक है, पीछे से 10वां रैंक है, अंत से 10वां रैंक है, या आखिर से 10वां रैंक है, मतलब वो दाएं साइड से रैंक की बात कर रहा है। ये बात ध्यान में रखिए। तो एग्जामिनर इन शब्दों का इस्तेमाल कभी कभार कर लेते हैं, ठीक है, दायां और बायां बताने के लिए, तो आपको ये शब्द पता होने चाहिए। चलिए, तो इन शब्दों के बाद अब हम ज़रा देखते हैं कि एग्ज़ाम में हमसे किस तरीके से सवाल पूछा जाएगा और वहाँ पे हमें क्या करना है। जैसे कि आप यहाँ पर एक सवाल देख सकते हैं, इस तरीके से दिया है, अजय एक कतार में ऊपर से 70वें और नीचे से 37वें स्थान पर है, कतार में कितने व्यक्ति हैं। ठीक है, तो ये आपको दे रखा है कि अजय इज 17 फ्रॉम द टॉप एंड 37th फ्रॉम द बॉटम। देखिए, ऊपर से मतलब लेफ्ट से बात कर रहा है, और यहाँ पर कह रहा है नीचे से मतलब राइट से बात कर रहा है। तो हम फटाफट एक डायग्राम बनाते हैं। देखिए, यहाँ पर डायग्राम मैं आपको समझाने के लिए बनाता हूँ, एग्जाम में आप चाहें तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं अगर आपको आता है तो। ठीक है, ऐसा नहीं है वहाँ पे एग्जाम में किसी को आपको ये डायग्राम बना के नहीं दिखाना है, ये तो हम अपने कंफर्ट के लिए बनाते हैं, सुविधा के लिए, कि हमें समझ में आए चीज़ें। तो देखिए, अजय का कतार में ऊपर से क्रम 70वां है और नीचे से क्रम 37वां है। तो हमें ये बताना है कि यहाँ पर कुल कितने लोग हैं, तो हम वही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, टोटल इक्वल्स टू L+R-1। एल क्या होता है लेफ्ट से रैंक, और लेफ्ट से रैंक कितना दे रखा है 17। आर क्या होता है राइट से रैंक, दाएं से क्रम कितना दे रखा है 37। 17 + 37 हो गया 54, 54 में से 1 घटा 53, 53। बस वैल्यू रखनी है आपको। ठीक है, अगला देखेंगे। 53 विद्यार्थियों की कक्षा में अजय का स्थान 21वां है, अंतिम से उसका रैंक क्या है। अजय रैंक्स 21st इन अ क्लास ऑफ 53 स्टूडेंट्स, व्हाट इज हिज रैंक फ्रॉम द लास्ट। देखिए, आपसे आखिर से उसकी रैंक पूछी है, अंतिम से उसकी रैंक पूछी है, अंत कह लीजिए अंतिम कह लीजिए, बात एक ही है। ठीक है, अंतिम से क्रम पूछा है, मतलब ये जो 21वां क्रम है उसका, ठीक है, ये उसका शुरुआत से होना चाहिए, प्रारंभ से उसका क्रम होना चाहिए, ठीक है, स्टार्टिंग से होना चाहिए। तो अब देखिए, आपसे ये कह रहा है कि टोटल 53 बच्चे हैं, जिसमें अजय का स्टार्ट से रैंक मतलब लेफ्ट से रैंक जो है उसका, बाएं से जो क्रम है, शुरुआत से जो क्रम है, वो 21 है। यहाँ से हमें बताना है। ठीक है, टोटल सवाल में गिवन है 53 हैं कुल व्यक्ति, तो टोटल इक्वल्स टू L+R-1 लगाया, जहाँ पर टोटल है 53, लेफ्ट से रैंक है 21, +R-1, 21 - 1 20 हो गया, इसको इधर ले गए, तो R की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 33। राइट से उसका रैंक क्या है 33, 33, अंत से उसका रैंक 33 हो। सिंपल। ठीक है, इस तरीके से करना है, देख लीजिए एक बार। चलिए अगले पर चलेंगे।
यदि अमित पाता है कि वह लड़कों की एक पंक्ति में दाएं से 19वें हैं और बाएं से 12वें हैं स्थान पर हैं, तो पंक्ति में कितने लड़कों को इस प्रकार शामिल किया जाना चाहिए कि पंक्ति में 39 लड़के हों। If Amit finds that he is 19 from the right in a line of boys and 12 from the left, how many boys should be included in the line such that there are 39 boys in the line? तो देखिए एक लाइन है जहाँ पर अमित को पता पड़ता है कि उनका जो लेफ्ट से रैंक है, बाएं से जो क्रम है वो 12वां है, और दाएं से जो उनका रैंक है, दाएं से जो क्रम है, ठीक है, वो 19वां है। उसका राइट से रैंक 19 है। तो अब हमें ये बताना है कि अभी इस पंक्ति में टोटल कितने, कुल कितने लोग हैं। तो टोटल इक्वल्स टू L+R-1। देखिए अमित का लेफ्ट से रैंक 12, राइट से रैंक 19, ठीक है, बाएं से क्रम 12, दाएं से क्रम 19, टोटल कितने लोग हो गए 30। कुल कितने व्यक्ति हैं अभी इस पंक्ति में 30। अब इसको अगर 39 बनाना है, कुल लड़कों की संख्या इस पंक्ति में 39 करनी है, तो 9 लड़के और जोड़े जाने चाहिए। ये 9 लड़के और जोड़े जाने चाहिए। तो इस पंक्ति में और कितने लड़कों को शामिल किया जाना चाहिए 9। सिंपल, ठीक है। ये सवाल सिंपल ही रहेंगे, इनको आप कॉम्प्लिकेट टफ तब बनाएंगे जब आप इधर उधर के लॉजिक लगाना स्टार्ट करें, तो वो ध्यान दें। देखिए एक पंक्ति में रोहित बाएं छोर से 15वें और कमल दाएं छोर से 15वें स्थान पर है। रोहित और कमल के बीच 11 लोग हैं। ज्ञात कीजिए कि पंक्ति में कितने व्यक्ति बैठे हैं। इन अ रो रोहित इज 15 फ्रॉम द लेफ्ट एंड कमल इज 15 फ्रॉम द राइट। देयर आर 11 पीपल बिटवीन रोहित एंड कमल। ठीक है, फाइंड हाउ मेनी आर देयर। तो देखिए एक रो है जहाँ पर 2 लोग हैं, रोहित और कमल। रोहित का लेफ्ट से रैंक 15, कमल का राइट से रैंक 15, दोनों के बीच में 11 लोग बैठे हैं। केस नंबर 3 में बदल गया ये केस नंबर 3 आ गया। ठीक है, कि लेफ्ट साइड से एक एक आदमी बैठाते बैठाते आए, तो यहाँ तक जहाँ पर रोहित बैठे हैं, ठीक है, बाएं तरफ से एक एक आदमी बैठाते बैठाते आए, तो जहाँ पर रोहित बैठे हैं 15 लोग बैठ चुके होंगे। राइट साइड से अगर एक एक आदमी बैठाते बैठाते आए, तो जहाँ पर कमल बैठे हैं यहाँ तक अभी तक 15 लोग बैठ गए होंगे। तो लेफ्ट साइड से 15 बैठ गए, राइट साइड से 15 बैठ गए, और दोनों के बीच में 11 और बैठे हैं। सबको जोड़ दीजिए, टोटल कितना हो गया इस पंक्ति का 41, 41। कि बाएं तरफ से हमने एक एक व्यक्ति को बिठाते बिठाते आए तो 15 बैठ गए यहाँ तक जहाँ पर रोहित बैठे हैं। दाईं तरफ से एक एक व्यक्ति बिठाते बिठाते आए तो जहाँ पर कमल बैठे हैं यहाँ तक 15 लोग बैठ गए। ठीक है, और दोनों के बीच में 11 बैठे हैं, तो सबको जोड़ दिया, केस नंबर 3 बना दिया, 41 आया। इस तरीके से। चलिए अगले सवाल पर चलेंगे। परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों में नकुल नीचे से 32वें स्थान पर हैं और ऊपर से 16वें स्थान पर हैं। 5 लड़कों ने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया और 6 इसमें असफल रहे। कक्षा में कितने लड़के थे? ठीक है, तो अब देखिए आपसे कह रहा है कि जो नकुल रैंक 32nd फ्रॉम द बॉटम एंड 16 फ्रॉम द टॉप अमंग दोज हु पास द एग्जाम। 5 बॉयज डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन एंड 6 फील्ड इन इट। हाउ मेनी बॉयज वर देयर इन द क्लास? ठीक है, तो अब देखिए कि एक परीक्षा दी कुछ बच्चों ने, जिसमें जो बच्चे पास हुए हैं, ठीक है, उसमें नकुल देखते हैं कि वो नीचे से 32वें स्थान पर है। नीचे मतलब बाएं दाएं से, नीचे मतलब दाएं से, राइट से उनका रैंक कितना है 32, और ऊपर से वो 16वें स्थान पर है। ऊपर मतलब बाएं से, लेफ्ट से उनका रैंक कितना है 16। तो ये तो उन बच्चों में इनका रैंक है जो पास हुए। तो यहाँ पर अगर मैं निकालूं कि टोटल कितने बच्चे पास हुए हैं, तो वो कैसे मिलेगा L+R-1, क्योंकि नकुल का दोनों से रैंक पता है, दोनों साइड से रैंक पता है। तो देखिए उनका बाएं से रैंक, लेफ्ट से रैंक कितना है 16, उनका दाएं से रैंक, राइट से रैंक कितना है 32, और ये -1 हो गया। तो 16 + 32 48, -1 47। तो कुल कितने बच्चे पास हुए हैं 47। टोटल 47 बच्चे पास हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए 5 लड़कों ने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया। ठीक है, 5 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो भले इन्होंने भाग नहीं लिया, लेकिन ये क्लास के तो टोटल में गिने जाएंगे। ठीक है, तो 5 बच्चों ने भाग नहीं लिया, इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन ये क्लास का तो टोटल रहे होंगे। और 6 इसमें असफल रहे, 6 बच्चे इसमें असफल रहे। ये भले 6 बच्चे,
ठीक है, इसमें फेल हो गए, लेकिन ये क्लास के तो टोटल में गिने जाएंगे। तो क्लास में टोटल कितने बच्चे थे? 47 प्लस 5 52, 52 प्लस 6 58, 58 बच्चे थे। ठीक है, और भले ये 6 फेल हो गए, भले 5 ने एग्जाम नहीं दिया, लेकिन ये क्लास का तो टोटल गिने जाएंगे। ठीक है, ये क्लास के तो टोटल में गिने जाएंगे। तो 47 पास हुए तो वो तो थे ही थे क्लास में। ठीक है, 5 नहीं देने आए एग्जाम, लेकिन वो क्लास के तो टोटल में गिने जाएंगे। और 6 भले फेल हो गए, वो भी क्लास के टोटल में गिने जाएंगे। टोटल 58 बच्चे थे। आपसे कह रहा है 60 की एक कक्षा में जहां लड़कियां लड़कों की दुगनी है, अर्जुन ऊपर से 14वें स्थान पर हैं और अर्जुन से 8 लड़कियां आगे हैं, तो रैंक में उसके बाद कितने लड़के हैं? In a class of 60 where girls are 14, girls are twice that of boys. Arjun ranked 14th from the top. If there are 8 girls ahead of Arjun, how many boys are after him in the rank? तो एक रो है, मेरे पास एक रो है। इस रो में नहीं, चलिए अभी रो नहीं लेते हैं, पहले तो ये पता करना पड़ेगा लड़के लड़कियां कितने हैं। तो 60 बच्चों की एक कक्षा है, तो मैं कहता हूं मेरे पास लड़कों की संख्या बी है और लड़कियों की संख्या जी है। ठीक है, तो लड़के और लड़कियां मिलाकर टोटल क्लास में 60 बच्चे हैं, तो बी प्लस जी 60 के बराबर होगा। और हमसे कहता है कि लड़कियां लड़कों से दुगनी है, मतलब जी की वैल्यू बी के दुगनी है, 2 टाइम्स ऑफ बी के बराबर है। लड़कियां लड़कों से दुगनी होनी चाहिए। जी लड़कियों की संख्या है, बी लड़कों की संख्या है, तो लड़कों की संख्या के दुगनी 2 टाइम्स गर्ल्स हैं लड़कियों की संख्या। तो अब जी की जगह पर, यहाँ पहली इक्वेशन में अगर जी की जगह पर 2 भी रख दूं, तो आया बी प्लस 2b बराबर 60। तो 3 टाइम्स ऑफ बॉयज बराबर 60। तो यहाँ से बॉयज की वैल्यू क्या हुई? 60/3 20। ठीक है, ये तो आप कर लेंगे इतना, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ कि यहाँ से बॉयज़ की वैल्यू क्या हुई? 20। तो गर्ल्स क्या हो गई? 20 का दुगना 40। तो हमें ये पता पड़ गया कि कक्षा में 20 लड़के हैं और 40 लड़कियां हैं। और अगर इन 60 के 60 बच्चों को एक लाइन में बिठाएं, ठीक है, एक पंक्ति में बिठाएं, तो वहां पर अर्जुन का जो लेफ्ट से रैंक है वो है 14। अर्जुन का बाएं से क्रम क्या है? 14। तो अर्जुन के बाएं में 13 लोग बैठे होंगे, 13 लोग बैठे होंगे। भाई इसका बाएं से क्रम अगर 14 है तो इसके बाईं तरफ 13 लोग बैठे होंगे। और इन बाईं तरफ बैठे 13 में से 8 लड़कियां इसके आगे हैं। आगे का मतलब मैंने क्या बताया था? बाईं तरफ। देखिए अंग्रेजी में अहेड, अहेड का मतलब लेफ्ट बताया था। तो अगर बाईं तरफ बैठे 13 लोगों में से 8 लड़कियां हैं, तो बचे 5 लड़के होंगे, क्योंकि 13 लोग बैठे हैं बाईं तरफ, जिनमें से 8 लड़कियां हैं, तो 5 लड़के होंगे। और अर्जुन खुद एक लड़का है, तो अभी तक 5 और अर्जुन मिलाकर ये 5 लड़के जो कि बाईं तरफ बैठे हैं और अर्जुन खुद बैठे हैं, तो 5 और अर्जुन को मिलाकर 6 लड़के बिठा दिए इस पंक्ति में। अभी तक 6 लड़के बिठा दिए। तो अभी तक आपने टोटल 20 लड़कों में से 20 में से 6 बिठा दिए, तो बच्चे कितने लड़के? 14। 20 में से आपने 6 को बिठा दिया है, 6 बॉयज को बिठा दिया, तो 14 बॉयज बचे। ये 14 बॉयज कहाँ बैठे होंगे? अर्जुन के राइट में पीछे की तरफ बैठे होंगे। तो अर्जुन के पीछे कितने लड़के बैठे हैं? 14। ठीक है, आपने क्या करा? आपने इस इक्वेशन से लड़के और लड़कियों की संख्या देखी, फिर आपने देखा कि अर्जुन का अगर लेफ्ट से रैंक 14 है तो अर्जुन के लेफ्ट में 13 होने चाहिए। 13 में से 8 लड़कियां हैं, तो बचे 5 बॉयज। और आपने देखा कि 5 बॉयज अर्जुन के लेफ्ट में बैठे हैं और अर्जुन खुद एक बॉय हैं, तो 20 में से 6 बॉयज बैठ गए, 6। 20 माइनस 6 14 बॉयज बचे, क्योंकि टोटल बॉयज तो 20 है ना। 20 में से 6 बॉयज हमने बिठा दिए हैं, तो 14 जो बचे होंगे वो अर्जुन के पीछे की तरफ बैठेंगे, राइट में बैठेंगे। वही हमसे पूछा था, तो इस तरीके से हम करेंगे इसको। ऑल राइट, ये उसी तरीके का सवाल है। ठीक है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लगता है मुझे ये सवाल, क्योंकि इस तरीके का सवाल आपने पहली बार करा होगा।
तो ये आपके लिए एक और सवाल मैंने रखा है, आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं और इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कि 45 बच्चों की एक कक्षा में जहां लड़के लड़कियों के दुगने हैं, संजय ऊपर से 70वें स्थान पर हैं, यदि संजय से 10 लड़के आगे हैं तो रैंक में उसके बाद कितनी लड़कियां हैं? In a class of 45 where boys are twice that of girls, Sanjay is ranked 17th from the top. If there are 10 boys ahead of Sanjay, how many girls are after him in the rank? तो एक रो है जहां पर टोटल 45 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, चलिए पहले तो लड़के लड़कियों की संख्या निकालनी है कि एक क्लास है जहां पर बी लड़कों की संख्या है, जी लड़कियों की संख्या है, टोटल मिलाकर लड़के लड़कियां मिलाकर 45 बच्चे हैं। और आपसे कहता है कि लड़के लड़कियों की संख्या के दुगने हैं, मतलब बी बराबर 2 टाइम्स ऑफ गर्ल्स है। ठीक है, बी जो है वो लड़कियों की संख्या के दुगने हैं, तो लड़कियों की संख्या अगर जी है तो उसका दोगुना, ये लड़कों की संख्या हो गई। तो बी की वैल्यू अगर 2g है, इसको पहली इक्वेशन में रखें तो यहाँ से बनेगा 2g प्लस जी बराबर 45, यानी कि 3 टाइम्स ऑफ गर्ल्स बराबर 45। तो यहाँ से गर्ल्स की वैल्यू क्या आएगी, 45/3 15। कि अगर लड़कियां 15 हैं क्लास में तो लड़के 15 का दुगना 30 हो गए, ये अब आप निकाल लेंगे, इतना 30 हो गए। अब इन सभी बच्चों को अगर एक पंक्ति में बिठा दिया जाए जहाँ पे संजय का ऊपर से क्रम लेफ्ट बाएं से क्रम 17वां है, ऊपर मतलब बाएं से, ठीक है, लेफ्ट से कितना है 17 है। तो अगर संजय का लेफ्ट से रैंक 17 है तो उसके लेफ्ट में 16 लोग बैठे होंगे, ऊपर से क्रम अगर 17वां है, बाएं से क्रम 17वां है, तो उसके बाईं तरफ 16 बच्चे बैठे होंगे। और 16 में से कितने लड़के हैं, 10 लड़के हैं। 16 में से लड़के कितने बैठे हैं, 10। अगर 10 लड़के अर्जुन के बाईं तरफ बैठे हैं तो बाकी बचे 6 लड़कियां होंगी, क्योंकि टोटल 16 लोग बैठे होने चाहिए। 16 में से 10 लड़के हैं तो 6 लड़कियां होंगी। अब अभी तक आपने 6 लड़कियां बिठा दी, क्योंकि संजय तो एक लड़के हैं, तो अभी तक आपने 6 लड़कियां बिठा दी। ठीक है, कितनी लड़कियों में से, 15 में से, तो 15 में से 6 लड़कियां बैठ गई तो बची 9 लड़कियां। ये 9 लड़कियां कहाँ बैठेंगी? ठीक है, इसके राइट में बैठेंगी, इसके राइट में बैठेंगे, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आप करेंगे। चलिए देखिए, 27 बच्चों की एक पंक्ति में ए दाएं छोर से 13वें स्थान पर है और ए और डी के बीच में 8 बच्चे हैं। पंक्ति के बाएं छोर से ए का स्थान कितना है? तो देखिए, इन अ रो ऑफ 27 चिल्ड्रन, ए इज 13th फ्रॉम द राइट एंड एंड देर आर 8 चिल्ड्रन बिटवीन ए एंड डी। व्हाट इज डीज पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट एंड? तो एक रो है, इस रो में टोटल 27 बच्चे हैं और ए का दाएं से जो क्रम है वो 13 है, तो इनका बाएं से क्रम क्या होगा, 15। अब टोटल इक्वल्स 12 प्लस आर माइनस 1 लगाएंगे। ठीक है, ये आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। टोटल दे रखा है 27, लेफ्ट से रैंक आपने पता करनी है, राइट से रैंक 13 माइनस 1 12 हुआ, इस तरफ लेकर आएंगे तो लेफ्ट से रैंक ये 15 ही आएगा जो कि आपने लिखा है। ठीक है, तो इसका क्रम जो है वो 15 है बाईं तरफ से। अब आपसे कहता है अगर इसका क्रम बाईं तरफ से 15 है, लेफ्ट साइड से 15 है, तो इसके लेफ्ट में 14 होंगे, इसके लेफ्ट में 14 लोग होंगे। और इसका राइट साइड से रैंक अगर 13 है तो इसके राइट में 12 होंगे। अब आपसे कहता है ए और डी के बीच में 8 बच्चे बैठे हैं। मेरी बात को बड़ा ध्यान से सुनिएगा, ए और डी के बीच में 8 बच्चे बैठे हैं। तो अब देखिए, अगर ए के राइट में 12 लोग बैठे हैं तो उधर ए और डी बिठा सकते हैं कि इनके बीच में ये 8 बच्चे बैठे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये 8 बच्चे हम बिठा दें तो डी बैठ सकता है। डी जो होगा वो राइट में 9वां व्यक्ति होगा, 9th पर्सन होगा, तो पॉसिबल है क्योंकि इसके राइट में तो टोटल 12 लोग बैठे हैं, ये तो 9th प्लेस पे ही आ रहा है, तो ये तो चीज़ चलेगी। और ए के अगर लेफ्ट साइड में 14 लोग बैठे हैं और ए और डी के बीच में अगर 8 बच्चे बैठे हैं तो ये भी हम बिठा सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट साइड से अगर हम लेफ्ट की तरफ देखें तो ये 9th पर्सन होगा और लेफ्ट में तो 14 लोग आ सकते हैं, तो डी जो है वो ए के लेफ्ट में भी बैठ सकता है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट साइड में 14 लोगों की जगह है जहाँ पर ये ए और डी ये बैठ सकता है डी,
क्योंकि इन 8 को मिलाकर डी जो हो गया वो 9th पर्सन हो गया, तो ये तो बैठ सकता है क्योंकि जगह है। और यहाँ राइट में भी 12 लोगों की जगह है, जिसमें डी को मिलाकर ये 8 और डी को मिलाकर 9 लोग हैं, तो डी राइट में भी बैठ सकता है। और सवाल में हमें ये नहीं दिया कि डी जो है वो ए के लेफ्ट में बैठा है कि राइट में बैठा है, तो डी का लेफ्ट से जो रैंक होगा, बाएं से जो क्रम होगा, वो निर्धारित हम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर डी यहाँ बैठा होगा लेफ्ट साइड में, तो देखिए इसका लेफ्ट साइड से रैंक क्या होगा, ये अगर 9 प्लेस पहले बैठा है तो इसका रैंक 6 होगा, ठीक है। और अगर ये 9 प्लेस बाद में बैठा है तो यहाँ पर इसका लेफ्ट से रैंक 24 होगा। तो डी का रैंक 9 है कि 24 है हम नहीं बता सकते, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता। ये बताना बड़ा मुश्किल है हमारे लिए कि यहाँ पर कितने लोग बैठे हैं, मतलब डी का जो लेफ्ट से रैंक है वो क्या होगा, क्योंकि डी ए के लेफ्ट में बैठा है कि राइट में बैठा है, ठीक है, बाईं तरफ है कि दाईं तरफ है, ये हम नहीं बता पा रहे। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस केस में निर्धारित नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, इस तरीके से हम करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको केस नंबर 3 तक के सवाल ये समझ में आ गए होंगे, 1 से लेकर 3 तक। अब हम चलेंगे केस नंबर 4 पे, और जैसा मैंने आपसे कहा है कि केस नंबर 3, 4, 5 ये सब केस नंबर 2 का एक्सटेंशन है, तो वैल्यूज़ हम अभी भी सेम रखेंगे कि एक रो है जहाँ पर 2 लोग बैठे हैं, ए का बाएं से जो क्रम है वो है 10 और बी का दाएं से जो क्रम है वो है 12। ठीक है, इस तरीके से। और अब हमें बताना है कि यहाँ पर जो है वो कुल कितने लोग बैठे हैं, टोटल कितने हैं। तो अब देखिए, अभी भी किसी भी व्यक्ति का दोनों तरफ से तो रैंक बताया नहीं है, तो टोटल वाला तो हम फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे। आप हमें ये बताएं, एग्जामिनर से हम ये कहेंगे कि आप हमें ये बताएं कि ए और बी के बीच में कितने बैठे हैं, तब तो हम टोटल बता देंगे। लेकिन उसने डायरेक्टली ये चीज़ नहीं बताई, ठीक है, कि ए और बी के बीच में कितने बैठे हैं। वो आपसे ये कहता है कि यहाँ पर एक और व्यक्ति है सी, यहाँ पर एक और व्यक्ति है सी जो कि ए और बी के ठीक बीच में बैठा है, एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ ए एंड बी। यहाँ पर एक और व्यक्ति है सी जो कि ए और बी के ठीक बीच में बैठा है, और उसका जो बाएं से क्रम है, इसका जो बाएं से क्रम है वो है 15, इसका जो लेफ्ट से रैंक है वो है 15। तो अब बताइए टोटल क्या होगा। तो देखिए, अभी भी किसी भी पर्सन का दोनों तरफ से रैंक नहीं बताया उसने, ठीक है। ए का लेफ्ट से पता है, सी का लेफ्ट से पता है, बी का केवल राइट से पता है, दोनों तरफ से किसी भी पर्सन का रैंक नहीं पता, तो फॉर्मूला तो हम अभी भी नहीं लगा सकते, ठीक है। तो अगर हम इस केस को ध्यान से सुने, वो हमसे ये कह रहा है कि एक पंक्ति है जहां पर ए का बाएं से क्रम लेफ्ट से रैंक है 10, बी का दाएं से क्रम राइट से रैंक है 12, और सी जो कि ए और बी के ठीक बीच में बैठा है, एग्जैक्टली मिडल में बैठा, उसका लेफ्ट से बाएं से क्रम है 15। तो अगर ए और ये जो सी है वो ए और बी के ठीक बीच में बैठा है, इसका मतलब ये हो गया कि जितने लोग ए और सी के बीच में बैठे होंगे उतने लोग सी और बी के भी बीच में बैठे होंगे भाई, क्योंकि तभी तो ये एग्जैक्टली बीच में होगा। जितने लोग इस तरफ होंगे उतने ही लोग इधर बीच में होने चाहिए, तभी ये एग्जैक्टली बीच में होगा, ठीक बीच में आएगा। तो हमने कहा मान लेते हैं कि ए और सी के बीच में एक्स लोग बैठे हैं, तो एक्स लोग सी और बी के भी बीच में बैठे होने चाहिए, तभी ये एग्जैक्टली मिडल में आएगा। तो अब हम पता करते हैं कि यहाँ पर ए और सी के बीच में कितने लोग बैठे हैं, या सी और बी के भी बीच में कितने लोग बैठे हैं, तो दूसरी तरफ हम उतने ही लोग रख देंगे, दूसरी तरफ हम उतने ही लोग रख देंगे। तो देखिए, दो लोगों के बीच में कितने लोग बैठे हैं, अगर ये आपको बताना है, दो लोगों के बीच में कितने लोग बैठे हैं अगर आप ये बात बताना चाहते हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा किन दो लोगों की सेम साइड से रैंक दे रखी है, ठीक है, किन दो लोगों की सेम साइड से रैंक दे रखी है। तो जिन दो व्यक्तियों की सेम साइड से रैंक दे रखी हो, एक ही साइड से रैंक दे रखी हो, उन दोनों की रैंक का डिफरेंस -1, उन दोनों लोगों की रैंक का डिफरेंस -1 हमेशा ये बताएगा कि उनके बीच में कितने बैठे हैं। और ये जो रैंक होनी चाहिए, ये रैंक सेम साइड से होनी चाहिए, एक ही दिशा से। तो जिन दो व्यक्तियों का एक ही दिशा से, एक ही तरफ से रैंक पता हो,
ठीक है, उनकी रैंक का जो डिफरेंस -1 होगा वो हमेशा ये बताएगा उन दो लोगों के बीच में कितने बैठे हैं। तो किन दो लोगों का सेम साइड से रैंक पता है इस सवाल में? देखिए, ए का लेफ्ट से रैंक पता है 10, सी का लेफ्ट से रैंक पता है 15। क्योंकि इन दोनों लोगों का सेम साइड से रैंक पता है, इन दोनों की रैंक का डिफरेंस क्या? 15 - 10 -1। 15 - 10 5, 5 - 1 4। इसका मतलब ए और सी के बीच में 4 लोग बैठे हैं, तो 4 लोग सी और बी के भी बीच में बैठे होंगे, तभी सी एग्जैक्टली बीच में आएगा। तो दो व्यक्तियों के बीच में कितने लोग बैठे हैं ये कैसे पता पड़ेगा? उन दोनों व्यक्तियों की रैंक का डिफरेंस -1, लेकिन उन दोनों व्यक्तियों का रैंक सेम साइड से होना चाहिए। तो हम ऐसा कहेंगे कि जिन दो व्यक्तियों का सेम साइड से रैंक पता होगा, उन दोनों की रैंक का डिफरेंस -1 हमें ये बताएगा कि उन दोनों के बीच में कितने लोग बैठे हैं। उनके क्रमों के बीच का अंतर घटा 1 हमें ये बताएगा उन दो व्यक्तियों के बीच में कितने बैठे हैं। तो यहाँ पर देखिए, सवाल में ए का बाएं से क्रम पता था 10 और सी का बाएं से क्रम पता था 15। दोनों की रैंक का डिफरेंस लिया, दोनों के क्रमों का अंतर लिया, उसमें से 1 घटा दिया, तो ये पता पड़ा कि दोनों के बीच में 4 लोग बैठे हैं। तो 4 लोग अगर इस तरफ हैं तो 4 लोग दूसरी तरफ भी होंगे, तभी सी बीच में आएगा ए और बी के। तो अब देखिए, ए और बी के बीच में टोटल कितने लोग बैठे हैं? 4 इस तरफ, 4 इस तरफ, 8, और एक सी और बैठा है। कुल मिलाकर 9 लोग बैठे हैं। ए और सी के बीच में अगर कुल मिलाकर 9 लोग बैठे हैं, ए और बी के बीच में कुल मिलाकर 9 लोग बैठे हैं, तो अब आपने इसको केस नंबर 3 में बदल दिया कि ए का लेफ्ट से रैंक बाएं से क्रम है 10, बी का राइट से रैंक दाएं से क्रम है 12, और दोनों के बीच में 9 लोग बैठे हैं। दोनों के बीच में 9 लोग बैठे हैं। तो अब देखिए, ये केस नंबर 3 में बदल गया। टोटल निकालना है, लॉजिक से निकाल दीजिए कि लेफ्ट साइड से एक एक व्यक्ति बिठाया, यहाँ तक 10 लोग बैठ गए। ठीक है, राइट साइड से एक एक व्यक्ति बिठाया, यहाँ तक 12 लोग बैठ गए, और दोनों के बीच में ये 9 लोग और बैठे हैं। ठीक है, सबको जोड़ दिया तो ये कितना आ गया? 31। तो केस नंबर 4 को हम केस नंबर 3 में बदलते हैं। ठीक है, और ये बात ध्यान में रखिएगा, जिन दो व्यक्तियों का सेम साइड से एक ही तरफ से क्रम पता होगा, उनके क्रमों का अंतर घटा 1 ये बताएगा उनके बीच में कितने बैठे हैं। रैंक का डिफरेंस -1 हमेशा ये बताता है उनके बीच में कितने बैठे हैं। ठीक है, सवाल देखते हैं यहाँ पर किस तरीके से सवाल पूछा जाता है। जैसे कि यहाँ पर आपको दे रखा है, एक पंक्ति में कुलदीप बाएं से 18वें स्थान पर हैं तथा चिन्मय दाएं से 8वें स्थान पर बैठा है। रघु जो कुलदीप और चिन्मय के ठीक बीच बैठा है दाएं से 13वें स्थान पर है। तो पंक्ति में कितने बच्चे? ठीक है, तो एक पंक्ति है, यहाँ पर बना लेते हैं। एक पंक्ति है जहाँ पर कुलदीप का बाएं से क्रम कितना है? 18। चिन्मय का दाएं से क्रम कितना है? 8वां। और रघु जो कि कुलदीप और चिन्मय के ठीक बीच में बैठा है, एग्जैक्टली मिडल में बैठा है, देखिए एग्जैक्टली बिटवीन कुलदीप एंड चिन्मय। ठीक है, तो रघु जो कि कुलदीप और चिन्मय के एग्जैक्टली बीच में बैठा है, ठीक बीच में बैठा है, उसका दाएं से क्रम है 13वां। ठीक है, अब हमें बताना है कि यहाँ पर कुल कितने लोग बैठे हैं। तो रघु अगर कुलदीप और चिन्मय के ठीक बीच में बैठा है, इसका मतलब जितने लोग, ठीक है, कुलदीप और रघु के बीच में होंगे, उतने ही लोग रघु और चिन्मय के भी बीच में होंगे। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर कुलदीप और रघु के बीच में x लोग हैं, तो रघु और चिन्मय के भी बीच में x लोग होंगे। अब जिन दो व्यक्तियों का सेम साइड से रैंक पता हो, उनकी रैंक का डिफरेंस -1 हमेशा ये बताएगा उनके बीच में कितने लोग बैठे हैं। तो यहाँ पे किन दो व्यक्तियों का सेम साइड से रैंक पता है? एक तो चिन्मय का राइट से रैंक पता है 8, और एक रघु का राइट से रैंक पता है 13। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि चिन्मय और रघु का सेम साइड से रैंक पता है, तो इन दोनों की रैंक का डिफरेंस -1, 13 - 8 -1 ये बताएगा इनके बीच में कितने लोग बैठे हैं। 13 - 8 5, 5 - 1 4। कि अगर यहाँ पर चिन्मय और रघु के बीच में 4 लोग बैठे हैं, तो 4 लोग रघु और कुलदीप के भी बीच में बैठे होंगे, तभी रघु इनके बीच में आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, चिन्मय और रघु का सेम साइड से रैंक पता था, तो इन दो लोगों के बीच में कितने बैठे हैं ये बता दिया हमने। ठीक है, फॉर्मूले का इस्तेमाल करके रैंक का डिफरेंस -1, यहाँ पर जो आपने देखा था रैंक का डिफरेंस -1। ठीक है, ये बता दिया। तो दूसरी तरफ भी उतने ही लोग रख दिए।
अब देखिए कुलदीप और चिन्मय के बीच में टोटल कितने लोग हो गए? 9। कुलदीप और चिन्मय के बीच में टोटल कितने लोग हो गए? 9। तो आपने इसको केस नंबर 3 में बदल दिया कि लेफ्ट साइड से अगर हम देखें, बाएं से देखें तो कुलदीप का क्रम है 18, दाएं से देखें तो चिन्मय का क्रम है 8 और दोनों के बीच में 9 लोग बैठे हैं। तो अब ये केस नंबर 3 में बदल गया। टोटल बताना है, सभी वैल्यू को जोड़ दीजिए। लेफ्ट साइड से बाएं से एक एक व्यक्ति बैठा कर आए, तो जहां तक कुलदीप बैठे हैं 18 लोग बैठ गए होंगे। दाईं तरफ से एक एक व्यक्ति बैठाते आए राइट से, तो जहां पर चिन्मय बैठे हैं 8 बैठ गए होंगे और दोनों के बीच में 9 लोग और बैठे हैं, तो इसको भी जोड़ दिया। तो यहाँ पर 18 + 8 हो गया 26, 26 और 9 कितना हो गया? 35। कुल कितने लोग बैठे हैं? 35। ये आंसर। ठीक है, सिंपल। इस तरीके से करना है। तो केस नंबर 4 को हम केस नंबर 3 में बदलेंगे। जैसे कि ये सवाल आप पॉज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक पंक्ति में अजय बाएं से 19वें स्थान पर हैं, जबकि केशव दाएं से 10वें स्थान पर हैं। यदि अभय बाएं से 25वें स्थान पर हैं और केशव अजय और केशव के ठीक मध्य में हैं या थे, तो पंक्ति में कुल कितनी संख्या थी? So in a row, Ajay was 19 from the left and Keshav was 10 from the right. If Abhay was 25th from the left hand and was exactly in the middle of Ajay and Keshav, what was the total number of people in that row? तो एक पंक्ति है जहां पर दो लोग हैं, अजय और केशव। अजय का बाएं से क्रम 19वां, केशव का दाएं से क्रम 10वां और दोनों के बीच में यहाँ पर अभय बैठे हैं। ठीक है, अभय दोनों के ठीक मध्य में बैठे हैं। अगर अभय दोनों के ठीक मध्य में हैं और उनका लेफ्ट से रैंक 25 है, बाएं से क्रम 25 है, इसका मतलब जितने लोग अभय और अजय के बीच में होंगे, ए जे अजय कर देते हैं, के ई केशव कर देते हैं, जितने लोग अजय और अभय के बीच में होंगे उतने ही लोग अभय और केशव के भी बीच में होंगे। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो अजय और अभय के बीच में मान लो x लोग बैठे हैं, तो x लोग यहाँ पर अभय और केशव के भी बीच में होंगे, तभी ये एग्जैक्टली बीच में होगा। तो दो लोगों के बीच में कितने लोग बैठे हैं कैसे पता पड़ेगा? जिन दो लोगों की सेम साइड से रैंक पता हो। तो यहाँ पे किन दो लोगों का सेम साइड से रैंक पता है? अजय का लेफ्ट से रैंक पता है 19 और अभय का लेफ्ट से रैंक पता है 25। ठीक है, बाएं से उनका क्रम पता है, तो दोनों की रैंक का डिफरेंस -1 निकालते हैं। 25 - 19 - 1, ये हमें ये बताएगा उन दोनों के बीच में कितने बैठे हैं। जिन दो लोगों का सेम साइड से रैंक पता होता है उनकी रैंक का डिफरेंस -1 हमेशा ये बताता है उनके बीच में कितने बैठे लोग हैं। तो 25 - 19 कितना हो गया? 6, 6 - 1 5। तो अगर अजय और अभय के बीच में 5 लोग हैं तो अभय और केशव के भी बीच में 5 लोग हो गए। तो टोटल अजय और केशव के बीच में कितने लोग हो गए? अभय को मिलाकर 11। तो अब आपने इसको केस नंबर 3 में बदल दिया कि लेफ्ट साइड से अजय का रैंक है 19, राइट साइड से केशव का रैंक है 10 और दोनों के बीच में अभय को मिलाकर 11 लोग बैठे हैं। ठीक है, तो अब वही टोटल निकालना है। तो लेफ्ट साइड से एक एक व्यक्ति बैठाइए 19, राइट साइड से एक एक व्यक्ति बैठाइए 10 और ये बीच में और जोड़ दीजिए 11। तो ये कितना हो गया टोटल? यहाँ पर 40। इस तरीके से। ठीक है, कितना हो जाएगा टोटल? 40। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे इसको। अगले सवाल पर चलेंगे। देखिए, अगला सवाल हमसे ये कहता है, एक कतार में आलोक आगे से 15वें जबकि मयंक पीछे से 22वें और महेश दोनों के ठीक बीच में है। यदि कतार में 50 व्यक्ति हों, महेश सामने से किस स्थान पर बैठा है? In a queue, Alok is 15 from the front while Mayank is 22nd from behind. If Mahesh is just in the middle of two, if there are 50 persons in the queue, what is the position of Mahesh occupy from the front? तो देखिए, अब कुल व्यक्तियों की संख्या दे रखी है। आपसे ये कह रहा है कि एक पंक्ति है जहाँ पर आलोक का आगे से क्रम मतलब बाएं से क्रम 15 है, लेफ्ट साइड से रैंक 15 है और मयंक, तो मयंक को MY लेते हैं, आलोक को AL लेते हैं। मयंक का राइट से रैंक, पीछे से रैंक, दाएं से रैंक 22 है
और यहाँ पर एक और पर्सन है महेश MA, ठीक है, जो कि आलोक और मयंक के ठीक बीच में बैठे हैं। तो महेश का बाएं से क्रम, सामने से क्या रैंक है, मतलब बाएं से उनका क्रम क्या है, लेफ्ट साइड से उनका रैंक क्या है। तो अब देखिए, अगर महेश आलोक और मयंक के ठीक बीच में बैठे हैं तो इसका मतलब जितने लोग यहाँ पर आलोक और महेश के बीच में रहे होंगे उतने ही लोग महेश और मयंक के भी बीच में होंगे, ठीक है, उतने ही लोग यहाँ पर भी होंगे। तो अब अगर मैं देखूं कि यहाँ पर कितने लोग इनके बीच में बैठे हैं, तो अब देखिए लेफ्ट साइड से अगर मैं एक एक आदमी बिठाता बिठाता हूं तो जहां पर आलोक बैठे हैं यहां तक 15 लोग बैठ गए होंगे। बाईं तरफ से एक एक आदमी बिठाते बिठाते आने पर जहां पर आलोक बैठे हैं 15 लोग बैठ गए हैं। राइट साइड से दाईं तरफ से अगर मैं एक एक व्यक्ति बिठाता बिठाता हूं तो जहां पर मयंक बैठे हैं 22 लोग बैठ गए। तो अभी तक टोटल इतने 15 + 22 लोग बैठ गए लेफ्ट साइड से और राइट साइड से, और बीच में एक महेश को और बिठा दिया तो ये महेश और बैठ गए। तो अभी तक टोटल कितने लोग बैठ गए, 15 + 22 + 1, 38 लोग बैठ गए। कुल व्यक्ति कितने हैं पंक्ति में, 50। टोटल कितने लोग हैं, 50। तो 50 में से 38, 38 लोग आपने बिठा दिए, बचे कितने, 12 लोग। बचे कितने, 12 लोग, ठीक है। आपने अभी तक पंक्ति के अंदर 38 लोग बिठा दिए हैं, 50 में से बचे 12। अब ये जो 12 लोग हैं ये कहाँ बैठेंगे। अब देखिए लेफ्ट साइड से तो जगह बची नहीं है क्योंकि आलोक का 15 रैंक है, राइट साइड में जगह बची नहीं है क्योंकि मयंक का 22 रैंक है, ठीक है, दोनों का रैंक फिक्स है। तो जाहिर सी बात है ये जो 12 लोग बचे हैं ये आलोक महेश और महेश मयंक के बीच में आधे आधे बढ़ जाएंगे। ये आलोक महेश, महेश मयंक के बीच में आधे आधे बढ़ जाएंगे क्योंकि हमें महेश को एग्जैक्टली बीच में रखना है ना, हमें महेश को एग्जैक्टली बीच में रखना है। तो इनको आधा आधा बांटना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि ये बचे 12 लोग हैं, इनको 2 बराबर बराबर भागों में हम बांट देंगे। तो 6-6 के 2 बराबर बराबर भागों में बांट देंगे, यानी कि आलोक और महेश के बीच में 6 लोग होंगे और महेश और मयंक के बीच में भी 6 लोग होंगे, तभी ये एग्जैक्टली बीच में आएंगे। तो आलोक से महेश कौन से स्थान पर बैठा है, आलोक से महेश कौन से स्थान पर बैठा है, बीच में 6 लोग हैं तो महेश का जो रैंक होगा वो आलोक से 7वां होगा। महेश की जो प्लेस होगी, उसका जो स्थान होगा वो आलोक से 7वां होगा क्योंकि बीच में 6 लोग बैठे हैं। यानी कि महेश का लेफ्ट से जो रैंक होगा वो आलोक के रैंक में उसका स्थानीय मान जोड़ दीजिए, 7 जोड़ दीजिए, वो होगा 15 + 7 कितना हो गया, 22, ठीक है। 15 + 7 22। इस तरीके से हमने ये देखा कि लेफ्ट से 15 बैठ गए थे, राइट से 22 बैठ गए थे, बीच में महेश बैठे थे, टोटल 38 बिठा दिए। 50 में से 38 लोग बिठा दिए, बचे 12, 12। तो ये 12 लोगों को अब कहाँ बिठाएं, लेफ्ट में जगह नहीं, राइट में जगह नहीं, तो आलोक महेश, महेश मयंक के बीच में बराबर बराबर बांट दीजिए क्योंकि महेश को इन दोनों के बीच में रखना है, आलोक और मयंक के। तो 12 को 2 6 के बराबर बराबर हिस्सों में बांट दिया कि 6 लोग इधर आलोक और महेश के बीच में, 6 लोग महेश और मयंक के बीच में, तभी महेश बीच में आने हैं। तो अब आलोक के रिस्पेक्ट में महेश कौन सी प्लेस पर बैठे हैं, क्योंकि बीच में अगर 6 लोग हैं तो महेश जो हो जाएंगे वो आलोक से 7वीं प्लेस पर हो जाएंगे। तो आलोक के रैंक में महेश की प्लेस को जोड़ दीजिए, 15 + 7 22 हो गया, ठीक है, 15 + 7 22 हो गया, तो ये 22 लोग आ गए, ठीक है। इस तरीके से करेंगे। एक और सवाल देख लेते हैं। जैसे कि देखिए 54 व्यक्तियों की एक पंक्ति में ए बाएं से 70वें स्थान पर है और बी दाएं से 18वें स्थान पर है। बाएं छोर से गिनते हुए सी का स्थान क्या होगा जो ए और बी के ठीक मध्य में बैठा है। In a row of 54 people, A is 17 from the left, B is 18 from the right. Counting from the left end, what will be the position of C, who is sitting exactly in the middle of A and B? तो एक रो है, A का लेफ्ट से रैंक, B का राइट से रैंक, A का बाएं से क्रम क्या है 17 और इसका दाएं से क्रम क्या है 18, और C जो है वो इन दोनों के ठीक मध्य में बैठा है। तो अभी तक A, B और C को मिलाकर कितने लोग बैठ गए कि लेफ्ट साइड से बाईं तरफ से एक एक व्यक्ति बिठाते बिठाते आए, तो जहां पर A बैठा है 17 लोग बैठ गए हैं। राइट साइड से दाईं तरफ से एक एक व्यक्ति बिठाते बिठाते आए तो जहां पर B बैठा है 18 लोग बैठ गए होंगे, और C इन दोनों के बीच में ये एक व्यक्ति और बैठ गया, तो टोटल अभी तक 18 + 17 35 + 1 36 लोग बैठ गए हैं। कुल 54 लोग हैं,
टोटल 54 लोग हैं, 54 में से 36 लोग बिठा दिए, 36 लोग बिठा दिए, तो कितने बच गए? 18 लोग बच गए। 18 लोग अभी बिठाने बाकी हैं, और ये 18 लोग कहाँ बिठाएं? लेफ्ट में जगह नहीं है क्योंकि लेफ्ट से एक एक आदमी बिठाते बिठाते आ गए हैं, राइट में जगह नहीं है क्योंकि राइट से एक एक आदमी बिठाते बिठाते आ गए हैं, तो अब ये बीच में ही जगह बची। तो अब ये बीच में 18 लोग कुछ इस तरीके से बिठाना है कि ये सी जो है वो इन दोनों के ए और बी के ठीक बीच में आए, यानी कि 18 को 9 के दो इक्वल भाग में बांट दो, 9 लोगों के दो इक्वल भाग में बांट दो, कि 9 लोग अगर ए और सी के बीच में बैठे हैं तो 9 लोग सी और बी के भी बीच में बैठे होंगे। ठीक है, तो अब देखिए ए के रिस्पेक्ट में सी कौन सी प्लेस पर बैठा है, क्योंकि अगर बीच में 9 लोग बैठे हैं तो सी जो हो जाएगा वो ए से 10वीं प्लेस पर हो जाएगा। तो सी का लेफ्ट से रैंक क्या होगा, उसका बाएं से रैंक क्या होगा? ए के रैंक में सी का स्थानीय मान जोड़ दीजिए, उसका प्लेस वैल्यू जोड़ दीजिए, 17 + 10 27, ये आ गया। सिंपल। इस तरीके से करना है। तो ये केस 4 है। अब हम चलेंगे ज़रा केस नंबर 5 पे। ठीक है, केस नंबर 5 हमसे क्या कहता है, ये भी केस नंबर 2 का ही एक्सटेंशन है, तो इसमें भी हम यहाँ पर जो है वो वैल्यू सेम रखेंगे कि एक रो है जहाँ पर दो लोग बैठे हैं, ए का लेफ्ट से रैंक है 10 और बी का राइट से रैंक है 12। ए का बाएं से क्रम है 10, ठीक है, और बी का दाएं से क्रम क्या है? 12। अब हमसे कहता है कि बताइए टोटल क्या होगा, तो टोटल तो हम नहीं बता सकते सर। टोटल हम इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि पहले ये बताइए कि ए और बी के बीच में कितने बैठे हैं। तो चलिए, वो डायरेक्टली नहीं दिया कि ए और बी के बीच में कितने बैठे हैं, वो आपसे कुछ ऐसा कहता है। अगर वो ठीक है डायरेक्टली नहीं देता तो ऐसा करे कि एक व्यक्ति दे दे, ठीक है, एक सी पर्सन दे दे जो कि ए और बी के ठीक बीच में बैठा और उसकी किसी भी साइड से रैंक बता दे, तो अब भी हम बता देंगे कि टोटल कितने लोग बैठे हैं। वो ऐसा भी नहीं करता, वो ये भी नहीं करता कि किसी एक तीसरे आदमी को बिठाए। वो अब क्या कहता है, वो ये कहता है कि जब इन दोनों ने अपनी प्लेस को आपस में बदला, इंटरचेंज किया, जब दोनों ने अपनी प्लेस को आपस में बदला, ठीक है, तो अब इन दोनों ने अगर अपनी प्लेस को आपस में बदला तो बी इधर हो गया, ए इधर हो गया, बी इधर हो गया, ए इधर हो गया, तो ए का अब राइट से नया रैंक बताता है 18। ए का अब राइट से नया रैंक बताता है 18। तो आज के बाद एक चीज ध्यान में रखिएगा कि रैंक कभी भी पर्सन के नाम के, व्यक्ति के नाम के साथ नहीं जुड़ा होता, हमेशा उसकी प्लेस के साथ जुड़ा होता है कि वो बैठा कहाँ है। तो यहाँ पर अगर इस रो को हम देखें कि इस रो के अंदर, ठीक है, अ, इस प्लेस की अगर मैं बात करूं, इस स्थान की अगर मैं बात करूं कि इस प्लेस पर जब बी बैठा था तो बी का दाएं से क्रम क्या था? 12, राइट से उसका रैंक क्या था? 12। सपोज इस प्लेस पर मैं जाकर बैठ जाता तो मेरा भी राइट से रैंक क्या होता? 12। आप जाकर बैठ जाते तो आपका भी राइट से रैंक क्या होता? 12। मतलब इस प्लेस पे जो भी व्यक्ति आकर बैठेगा उसका राइट से रैंक, दाएं से रैंक 12 होगा, क्योंकि रैंक तो व्यक्ति के नाम के साथ नहीं जुड़ा होता, उसकी स्थान के साथ जुड़ा होता है, प्लेस के साथ जुड़ा होता है, वो बैठा कहाँ है। तो अब देखिए, जब इन दोनों ने आपस में अपनी प्लेस को बदल रहे हैं, तो ये जो इस प्लेस पर ए आकर बैठ रहा है, तो इस प्लेस पर जैसे ही ए आकर बैठेगा, ए का राइट से दाएं से रैंक क्या होगा? 12, क्योंकि इस प्लेस पे राइट से रैंक 12 है, बाएं से दाएं से रैंक 12 है। और जैसे ही प्लेस बदल कर ए इधर आता है तो ए कहता है कि मेरा बाएं से क्रम अब 18 हो गया। ए कह रहा है कि मेरा बाएं से क्रम क्या हो गया? 18 हो गया। तो अब देखिए, इस प्लेस पर जो भी व्यक्ति बैठेगा उसका बाएं से रैंक 18 है, तो इस प्लेस का क्योंकि दोनों साइड से रैंक पता है तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, टोटल इक्वल्स टू एल प्लस आर माइनस 1। ठीक है, क्योंकि एक ही प्लेस का दोनों साइड से रैंक पता है। तो इस प्लेस पर बैठे पर्सन का, ठीक है, लेफ्ट साइड से रैंक क्या हो गया? 18, और राइट साइड से रैंक क्या हो गया? 12। तो एल की वैल्यू 18, आर की वैल्यू 12, 18 + 12 30, 30 में से एक घटा, तो यहाँ पे फॉर्मूला छोटा है तो हमने फॉर्मूला लगा दिया। तो आप देख सकते हैं केस नंबर 3 और 4 में लॉजिक छोटा है तो लॉजिक से आंसर निकालते हैं, केस नंबर 1 और 5 में फार्मूला छोटा है तो फार्मूले से आंसर निकाल देते हैं। ठीक है,
तो आज के बाद ये बात ध्यान में रखिएगा कि रैंक कभी भी व्यक्ति के नाम के साथ नहीं जुड़ा होता, हमेशा उसकी प्लेस के साथ जुड़ा होता है, वो बैठा कहाँ है। तो जब ये आपस में अपनी प्लेस को बदलते हैं तो हमें ये पता पड़ता है कि जब ए इस प्लेस पर आता है तो ए अपना लेफ्ट से रैंक बाएं से क्रम 18 बताता है, और जब इस प्लेस पर पहले बी बैठा था तो बी का राइट से रैंक दाएं से क्रम 12 था। मतलब इस प्लेस पे बैठे व्यक्ति का दाएं से क्रम 12 ही रहेगा और बाएं से क्रम 18 ही रहेगा। बस फिर टोटल निकालना है। अच्छा, अब यहाँ पर एक सवाल आपसे नए तरीके से ये भी पूछ सकता है कि आपस में अपने स्थानों को बदलने पर, इंटरचेंज करने पर बी का राइट से अब नया रैंक क्या हुआ। बी का राइट से नया रैंक क्या हुआ, क्योंकि बी का लेफ्ट से रैंक तो 10 होगा, क्योंकि इस प्लेस पर जो भी व्यक्ति बैठा है वो लेफ्ट से तो 10 है, ये बात तो हम जानते हैं। तो इसका भी लेफ्ट से रैंक 10 होगा, लेकिन उसने राइट से पूछा है। तो एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि आपस में अपने स्थानों को बदलने पर एक व्यक्ति के रैंक में जितनी बढ़ोतरी होगी, जितना एक व्यक्ति का जो एक पर्सन का रैंक जितना बढ़ेगा, ठीक है, दूसरे पर्सन का रैंक भी उतना ही बढ़ेगा, उसके भी क्रम में उतने की ही बढ़ोतरी होगी। ठीक है, यहाँ पर इंटरचेंज करने पर एक पर्सन का रैंक जितना बढ़ेगा, ठीक है, दूसरे पर्सन का रैंक भी उतना ही बढ़ेगा। तो देखिए, जब ए यहाँ बैठा था तो ए का लेफ्ट से रैंक क्या था, 10, और जब इंटरचेंज कर कर ए इधर गए तो ए का लेफ्ट से रैंक क्या हो गया, 18। ए का रैंक कितना बढ़ रहा है, पहले 10 था अब 18 हो गया, ए का रैंक 8 यूनिट बढ़ गया, ए का रैंक 8 यूनिट बढ़ गया। तो बी का रैंक भी 8 यूनिट ही बढ़ेगा, एक व्यक्ति का रैंक जितना बढ़ेगा दूसरे का भी उतना ही बढ़ेगा। तो बी का रैंक भी 8 यूनिट बढ़ेगा, बी का रैंक पहले 12 था, अब क्या हो गया, 12 + 8 20, 12 + 8 20। आप ये बात हमेशा ध्यान में रखिए, हमेशा उतना ही बढ़ेगा। ठीक है, कोई फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, हालांकि अगर आप, ठीक है, कन्फ्यूजन रहे तो आप बेसिक से कर सकते हैं। टोटल आप निकाल चुके हैं। यहाँ पर इस प्लेस पर जब बी आकर बैठ रहा है तो बी का लेफ्ट से रैंक पता है 10, टोटल में से L + R - 1 लगा के, 10 - 1 + R लगा के आप उसका राइट से रैंक बता सकते हैं, तब भी वो यही आएगा, 20 ही आएगा। तो इस तरीके से लॉजिकली कर लें तो ज़्यादा आसान है आपके लिए। ठीक है, चलिए इस पर सवाल देखते हैं, लैंग्वेज कैसा मिलेगा। अब देखिए, ये सवाल ना एग्जामिनर ने जानबूझ के लंबा बनाया है, लेकिन ये सवाल मैं आपको इसलिए दिखाना चाहता हूँ क्योंकि पीछे जो आपका कन्फ्यूजन था कि रैंक उतना ही बढ़ रहा है, वो अभी आपको क्लियर हो जाएगा इस सवाल में। तो देखिए, इस सवाल में आपसे क्या कहा है, एक पंक्ति में काशी और कुणाल क्रमशः दाएं छोर से 15वें स्थान पर हैं और बाएं छोर से 18वें स्थान पर हैं। यदि वे अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं तो काशी और कुणाल क्रमशः दाएं से 24वें स्थान पर तथा बाएं से 27वें स्थान पर आसीन होते हैं। पंक्ति में कितने लोग हैं? इन अ रो, काशी एंड कुणाल ऑक्यूपाई 15th प्लेस फ्रॉम द राइट एंड एंड 18th प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट एंड रिस्पेक्टिवली। If they interchange their places, then Kashi and Kunal occupy 24th place from the right and 27th place from the left, respectively. How many persons are there in the row? तो एक रो है जहां पर दो लोग हैं, काशी एंड कुणाल। काशी का राइट से रैंक है 15 और कुणाल का लेफ्ट से रैंक है 18। जब दोनों ने अपनी प्लेस को इंटरचेंज किया, आपस में बदला, तो काशी इधर, कुणाल इधर, तो अब काशी का राइट से रैंक कितना हो जाता है, 24, और कुणाल का लेफ्ट से रैंक कितना हो जाता है, 27। ठीक है, अगर ये नहीं भी देता ना, मान लो केवल कुणाल का लेफ्ट से बता देता इंटरचेंज के बाद, या काशी का केवल राइट से बता देता, तो भी हम टोटल निकाल पाते थे। लेकिन यहाँ पर एक चीज देखिए, कुणाल का पहले रैंक था 18, अब हो रहा है 27। कुणाल का रैंक कितना बढ़ा, 9 यूनिट बढ़ा, 18 से 27 हो गया तो 9 यूनिट बढ़ गया ना। तो अब देखिए, काशी का रैंक पहले 15 था, 15 में 9 यूनिट बढ़ाते कितना होता, 24। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 24। तो इंटरचेंज करने पर इधर जितना बढ़ा उतना ही इधर भी बढ़ेगा, क्योंकि बीच में रहे लोग कांस्टेंट होंगे ना, राइट, वही बात है। तो अब देखिए, यहाँ पर एक ही व्यक्ति का दोनों साइड से रैंक पता है, तो टोटल इक्वल्स टू L + R - 1 लगाएं। चाहे अब आप काशी के लिए सॉल्व करें या कुणाल के लिए सॉल्व करें, बात एक ही है। तो देखिए, इस प्लेस को अगर हम देखें, इस प्लेस पर जो भी व्यक्ति बैठा है उसका लेफ्ट से रैंक क्या है, 18, और उसका राइट से रैंक क्या है, यहाँ पर 24। इस प्लेस पर जब काशी आ रही है तो काशी राइट से रैंक क्या बता रही है, 24।
-1, 18 + 24 42 -1 41। टोटल इस रो में कितने लोग हैं? 41। आप कुणाल के रिस्पेक्ट में भी निकालेंगे तो 15 + 27 42, 42 घटा 1 41, तब भी 41 ही आते। ठीक है, चलिए मैं उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। यहाँ पर चलते हैं। एक पंक्ति में दीपक बाएं से 16वें और विक्की दाएं से 13वें स्थान पर हैं। जब वे आपस में अपना अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं तो दीपक बाएं से 20वें स्थान पर आ जाता है और विक्की की दाहिनी ओर से वर्तमान स्थिति क्या होगी? In a row, Deepak is 16 from the left end and Vicky is 13 from the right end. When they interchange their places among themselves, Deepak becomes 20th from the left. Then what will be Vicky's present position from the right? देखिए, रो है, दो लोग हैं, दीपक और विक्की। दीपक का बाएं से क्रम क्या है? 16, लेफ्ट साइड से रैंक 16। विक्की का राइट से रैंक क्या है? दाएं से क्रम क्या है? 13वां। ठीक है, 13। जब इन दोनों ने आपस में अपनी प्लेस को बदला, इंटरचेंज किया, तो इंटरचेंज करने के बाद विक्की इधर, दीपक इधर, और दीपक का लेफ्ट से रैंक क्या हो गया? 20। उसका बाएं से क्रम क्या हो गया? 20। तो अब हमें विक्की का राइट से रैंक बताना है। तो देखिए, जितना रैंक दीपक का बढ़ा इंटरचेंज करने पर, जितना रैंक दीपक का बढ़ा उतना ही रैंक विक्की का भी बड़ा होगा। तो अब देखिए, यहाँ पर दीपक का रैंक पहले 16 था, अब 20 हो रहा है। तो दीपक के रैंक में अगर 4 यूनिट बढ़े तो विक्की के भी रैंक में 4 यूनिट बढ़े होंगे। 13 + 4, विक्की का नया रैंक क्या हो गया? 17। 13 + 4, विक्की का नया रैंक 17। जितना एक का रैंक बढ़ेगा दूसरे का भी उतना ही बढ़ेगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। रोहित दाएं छोर से 9वें और यतिन बाएं छोर से 19वें स्थान पर हैं। यदि वे आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो यतिन बाएं छोर से 38वें स्थान पर आ जाता है। तो छात्रों की संख्या क्या है? Rohit is 9th from the right end and Yatin is 19th from the left end. If they interchange their places, Yatin becomes 38 from the left end. What is the number of students? तो एक रो है, दो लोग हैं, यतिन और रोहित। यतिन का लेफ्ट से रैंक है, बाएं से जो क्रम है वो है 19, और रोहित का दाएं से जो क्रम है, राइट से जो रैंक है वो है 9। दोनों ने अपनी प्लेस को बदला, तो रोहित इधर, यतिन इधर, और यतिन इंटरचेंज करने पर यतिन का लेफ्ट से रैंक हो गया 38। तो देखिए, सीधी सीधी सी बात है कि इस प्लेस पर जो भी व्यक्ति बैठा है उसका राइट से रैंक है 9 और उसका लेफ्ट से रैंक क्या है? 38। तो एक ही प्लेस का दोनों तरफ से रैंक पता है। टोटल इक्वल्स टू L + R - 1 लगाया। L की वैल्यू बाएं से क्रम कितना हो गया? 38। R की वैल्यू दाएं से क्रम कितना हो गया? 9 घटा 1, ये हुआ 47 - 1 46। टोटल यहाँ पर कितने लोग हैं? 46। ठीक है, इस तरीके से आप करेंगे। अब हम चलेंगे केस नंबर 6 पे। केस नंबर 6 जो होता है वो मिनिमम नंबर ऑफ पीपल का केस होता है। ठीक है, न्यूनतम व्यक्ति का केस। ठीक है, तो मिनिमम नंबर ऑफ पीपल, न्यूनतम व्यक्ति के केस में अगर आपको मिनिमम टोटल पूछा जाए कि एक पंक्ति के अंदर न्यूनतम कितने संख्या में लोग बैठे हैं, ठीक है, मिनिमम टोटल पूछा जाए, तो उसके लिए आप एक फॉर्मूले का यूज करेंगे। लिख लीजिए इस फॉर्मूले को। ऐड बोथ रैंक्स, ठीक है, दोनों क्रमों को जोड़िए, दोनों क्रमों को जोड़िए, माइनस
माइनस पीपल इन बिटवीन घटा बीच में बैठे लोग -2 घटा 2। ठीक है, अगर आपसे एक पंक्ति के अंदर न्यूनतम बैठे व्यक्तियों की संख्या पूछी हो, मिनिमम कितने लोग टोटल बैठे हों ये पूछा हो, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? ऐड बोथ द रैंक्स माइनस पीपल इन बिटवीन -2। दोनों क्रमों को जोड़िए, बीच में बैठे लोगों को घटाइए और उसमें से 2 और घटा दीजिए। ठीक है, अभी तक जो आप टोटल इक्वल्स टू l + r - 1 लगा रहे थे वो आपको ये बता रहा था कि अधिकतम उस पंक्ति में कितने लोग बैठे हैं, लेकिन अब सवाल में आपसे पूछा है कि न्यूनतम कितने लोग बैठे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर है, तो ये फॉर्मूला लिख लीजिए। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ आपने लिख लिया होगा। अब देखते हैं आपसे क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा। यदि एक पंक्ति में बाईं ओर से ए का स्थान 10वां है और एक पंक्ति में दाईं ओर से बी का स्थान 26वां है और ए और बी के मध्य में 6 व्यक्ति बैठे हैं, तो बैठे जा सकने वाले व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या क्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हमें न्यूनतम संख्या बतानी है। ठीक है, व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या क्या बैठी होगी वो हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए ये फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे। एक बार सवाल अंग्रेजी में भी पढ़ लेते हैं। इफ द पोजीशन ऑफ ए फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द रो इज 10th एंड पोजीशन ऑफ बी फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द रो इज 26th एंड 6 पर्सन आर सिटिंग इन द मिडल ऑफ ए एंड बी, फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन्स दैट कैन बी सीटेड इन दिस रो। ठीक है, तो अब देखिए हमसे फॉर्मूला ये कहता है कि जब कभी भी हमें मिनिमम नंबर ऑफ टोटल मिनिमम बताना हो कि इस रो में मिनिमम कितने लोग बिठाए जा सकते हैं, तो हमें सबसे पहले दोनों रैंक्स को जोड़ना है। तो देखिए पहला रैंक हमें ए के लिए दिया है 10 और बी के लिए दिया है 26। यहाँ पर अलग अलग रैंक, दो अलग अलग लोगों के लिए रैंक दिया हो, ये उन्हीं की बात कर रहा है। ऐड बोथ दी रैंक्स का मतलब ये नहीं सेम पर्सन, ठीक है, कि सेम पर्सन की दोनों रैंक जोड़े, नहीं। ठीक है, यहाँ पर ऐड बोथ दी रैंक्स अलग अलग लोगों के लिए होगी, हमेशा रैंक अलग अलग लोगों की दी होगी, तो वो अलग अलग व्यक्तियों की ही रैंक जोड़नी है। तो अब देखिए यहाँ पर ए का रैंक था 10 और बी का रैंक था 26, तो ऐड बोथ दी रैंक्स मतलब 10 + 26 माइनस बीच में बैठे लोगों की संख्या, पीपल सिटिंग इन बिटवीन, तो बीच में कितने लोग बैठे हैं ए और बी के? 6 -6। ठीक है, और -2 जो था वो कांस्टेंट वैल्यू थी, तो वो कांस्टेंट ही रहेगी। देख लीजिए यही था, ऐड बोथ दी रैंक्स माइनस पीपल इन बिटवीन -2। दोनों क्रमों को जोड़िए, बीच में बैठे लोगों को घटाइए और उसमें से 2 और घटा दीजिए। ठीक है, तो 2 तो कांस्टेंट वैल्यू वो एज इट इज रहेगा। दोनों जो क्रम हमें दे रखे हैं वो हमने जोड़ दिए हैं, बीच में 6 लोग बैठे हैं उनको घटा दिया और उसमें से 2 और घटा दिया है। तो अब देखिए ये हुआ 10 + 26 36 36 माइनस, ये दोनों नेगेटिव नंबर हैं, जुड़ जाएंगे, -6 -2 -8 हो गया। 36 में से 8 घटाइए, कितना आ गया? 28। कितने लोग बैठे? 28 लोग बैठे। ठीक है, कितने लोग बैठे हैं? 28 लोग बैठे। ये चीज़ हो गई। ठीक है, इस तरीके से आप करेंगे। तो जब कभी भी आपसे न्यूनतम लोग पूछे जाएंगे, दोनों क्रमों को जोड़िए, बीच में बैठे लोग घटाइए और उसमें से 2 और घटाइए। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ अब तक आपने ये देख लिया होगा। एक सवाल और करते हैं इस पे। एक कतार में सुमित पीछे से 15वें स्थान पर हैं, आकाश का स्थान सामने से 12वां है, नकुल दोनों के बीच में खड़ा है, मतलब दोनों के बीच में एक ही व्यक्ति है नकुल, क्योंकि केवल नकुल का डेटा दे रखा है। कतार में खड़े लड़कों की न्यूनतम संख्या कितनी है? ठीक है, कतार में खड़े लड़कों की न्यूनतम संख्या कितनी है? इन अ क्यू सुमित इज 15th फ्रॉम द बैक, आकाश इज प्लेस इज 12th फ्रॉम द फ्रंट, नकुल इज स्टैंडिंग बिटवीन द टू, व्हाट कुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ बॉयज स्टैंडिंग इन द क्यू? तो देखिए किसका किस तरफ से रैंक दे रखा है उससे तो कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमको मिनिमम जब भी पूछा जाए ऐड बोथ दी रैंक्स, किसकी रैंक लेफ्ट से दे रखी है किसकी राइट से दे रखी है उससे कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर देखिए आप इस क्वेश्चन को पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आपको ये भी पता पड़ जाएगा कि आपको फार्मूला कितना क्लियर हो गया है।
लेकिन यहाँ पर फिर हम सॉल्व करते हैं और बाद में आप चेक भी कर सकते हैं कि क्या आपका सही जवाब था। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं इसको। एक कतार में सुमित पीछे से 15वें स्थान पर हैं और आकाश का स्थान सामने से 12वां है। तो दोनों रैंकों को जोड़ना है, 15 + 12। कौन लेफ्ट से है कौन राइट से है उससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है। फिर बीच में जो लोग हैं, इन दोनों के, उनको घटा देना है। तो बीच में कौन है, केवल नकुल, एक ही आदमी है यहाँ पर, तो -1, ठीक है। बीच में बैठे लोग खड़े लोग, बात तो एक ही है, उससे कंफ्यूज मत होइएगा कि आपने तो बैठे कहा था, यहाँ तो खड़े हैं। खड़े बैठे बात ठीक ही है, ठीक है। थोड़ी देर अभी शुरुआत का समय होगा इसलिए खड़े होंगे, जब थोड़ा समय बीत जाएगा बैठ जाएंगे, अपने आप ही बैठ जाएंगे, ठीक है। तो नकुल केवल दोनों के बीच में खड़ा है, तो उसके लिए -1 होगा। और -2 यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू थी, वो एज इट इज रखी जाएगी। तो अब देखिए यहाँ पर दोनों रैंक को जोड़ें, 15 + 12 हो गए 27, 27 माइनस ये दोनों नेगेटिव हैं, ये ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा -3, 27 में से 3 घटा 24। तो इस पंक्ति में न्यूनतम कितने लोग हैं, 24। ये आपका जवाब, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है वो मिनिमम का टोटल पता करने के लिए है। ध्यान रखिएगा कि टोटल इक्वल्स टू L+R-1। वो फार्मूला जब आप यूज़ करते हैं तो वो आपको ये बताता है कि एक पंक्ति में अधिकतम कितने लोग हैं, ठीक है। यहाँ पे न्यूनतम के लिए दोनों क्रमों को जोड़िए, कौन लेफ्ट से कौन राइट से उससे कोई लेना देना नहीं, बीच में बैठे लोगों को घटाइए और उसमें से 2 और घटा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर रैंकिंग के अंदर यही केसेस होते हैं जो कि आपको समझने होते हैं। यहाँ पर 6 के 6 केस जो थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए, ठीक है। जहाँ पर एक व्यक्ति का दोनों तरफ से रैंक दे रखा हो तो कैसे आप टोटल इक्वल्स टू L+R-1 लगाएंगे। जब आपका एक का लेफ्ट से रैंक दिया है, एक का राइट से रैंक दिया है और बीच में बैठे लोगों के बारे में आपसे कहा गया है, तो आप उसको देखेंगे, तो वहाँ पर आप कैसे चीज़ें सॉल्व करेंगे। तो मैंने आपको लॉजिक से भी सॉल्व करना सिखाया, मैंने आपको फार्मूले से भी सॉल्व करना सिखाया, और ये बात आप बहुत बेहतर तरीके से समझ गए होंगे इस सेशन में कि कहाँ पर फार्मूला ज़्यादा आसान है, कहाँ पर लॉजिक ज़्यादा आसान है, और हमें ज़्यादा आसान मेथड लेके चलना है। तो अगर दोनों मेथड अगर हमारे ज़्यादा आसान हैं, ठीक है, तो हमें दोनों को साथ में लेके चलना है, क्योंकि कुछ केस में फार्मूला से आंसर जल्दी आ रहा है और सही आ रहा है, ठीक है, ज़्यादा उसमें कुछ हेर फेर करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, और कुछ केस में लॉजिक से आंसर जल्दी आ रहा है और सीधे तरीके से आ रहा है, वहाँ ज़्यादा कुछ हेर फेर करने की ज़रूरत नहीं है। तो इन केसेस को आप दोबारा समझ सकते हैं। अगर इस सेशन में कोई केस अगर आपको नहीं समझ में आया हो, थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रहा हो, तो आप उस केस को दोबारा देख सकते हैं। आपके पास इस सेशन को देखने की अपॉर्चुनिटी है, ये अवसर है आपके पास कि आप इन्हें दोबारा देख सकें, आप इनसे समझ सकें, तो इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं, ठीक है। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इन क्वेश्चंस को एक बार दोबारा ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि इन क्वेश्चंस के अंदर सारी वैरायटीज़ कवर हो गई हैं, ठीक है, जो कि रैंकिंग पर से आपसे सवाल पूछा जा सकता है, घुमा फिरा के भी मैंने आपको सवाल दिए। तो आप इन क्वेश्चंस को दोबारा करें, क्योंकि एक बार आप ये क्वेश्चंस मेरे साथ सेशन में कर चुके हैं, तो अब दोबारा करते समय बस इस बात को ध्यान दें कि क्या आप इन सवालों को जल्दी कर पा रहे हैं। अगर हाँ, तो फिर आपकी सारी चीज़ें हो चुकी हैं, और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, ठीक है, अपने पास से भी। तो फिलहाल इस सेशन में इतना ही, यही सब कुछ था जो कि रैंकिंग में क्रम और क्रमांक में मुझे आपके साथ डिस्कस करना था। अगले सेशन में मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, उसके कुछ नए सवालों के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए।